चलती हूँ। हमारे साथ अगला सेशन में हमारे 8 दिन हो रहे हैं। हम डांग जिले के सभी भाई बहन संजीवनी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। कुमारी नीतू बेन और पटेल जी, डॉक्टर हम्पी मैडम और डॉक्टर सचिन जी भाई और जी श्री संदीप भाई सबरवाल जी तो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। संजीवनी ग्रुप का योग आहार मंच पर स्वागत। आमचा डांग जिला आणि अमृत कृषि पर आज वो हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा अमृत कृषि पर ही रहेगा और उसके लिए मैं आदरणीय संदीप भाई सबरवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और आज वो हमें कुछ वीडियो क्लिपिंग भी दिखाने वाले हैं, उसी के साथ फिर मार्गदर्शन होगा। तो मैं संदीप भाई सबरवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय परिवारजनों, 6वां दिन है और आज का दिन नोटबुक और पेन लेके बैठने का दिन है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग अभी वीडियो के फॉर्म में देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी आपके मन में विषय आएंगे उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। करीबन 5 से 7 छोटे छोटे वीडियोस होंगे, लेकिन अमृत कृषि जिसके बारे में हम लोग सोमवार से चर्चा कर रहे हैं, आज उसकी जो टेक्निक्स है, उसकी जो छोटी छोटी तकनीक होती है वो क्या क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियोस दिखाते चलेंगे। पवन भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बहुत अच्छे परम प्रिय मित्रों का नाम लिया सुबह सुबह उन्होंने, गोपाल भाई सुतारिया जी, उनसे अभी तक व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात नहीं, उनका नंबर मिल चुका है। हम एक साथ थे अभी पिछले दिनों 11 नवंबर को गुजरात में। गुजरात सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने मिलकर प्राकृतिक कृषि का बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया, तो उसमें देश भर से काफी लोगों को न्योता मिला था। तो हमारे साथी रंग की रंजन बेन में हमारे और एक साथी, और यहाँ तिम्बाड़िया साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि दोनों ही महामना व्यक्ति हैं। गोपाल भाई का काम देखेंगे, अद्भुत, अति अद्भुत। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में काम किया उस दौरान हम लोगों को समझ नहीं थी देसी गाय के बारे में। तो इस बारे में डॉक्टर कुरियन साहब ने भी बाद में बहुत दफे माफी मांगी कि हम लोगों की नासमझी की वजह से देश में दूध का उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन जो देसी गाय का की जो जातियां हैं, विभिन्न प्रजातियां, उनका जो कुछ नुकसान भी हुआ साथ में। तो भारत ऑपरेशन फ्लड के दौरान विश्व की सबसे बड़ी दूध की ताकत बना है। ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का योगदान रहा, लेकिन आज हमें गोपाल भाई सुतारिया जैसे बहुत सारे साथियों की जरूरत है और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग जब उनको सुनेंगे तो आपका मन अति प्रसन्न, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने अपने जीवन में आज तक गौ माता सेवा करने वाले काफी साथियों के साथ काम किया है। इनका काम अपने आप में बहुत अलग श्रेणी का है। तो आज यहीं पे बात छोड़ता हूँ, लेकिन उनके साथ जरूर जो भी आपके बाकी साथी हैं गौ माता सेवा में अच्छा काम करना चाहते हैं, इनके सत्र में उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा। और दूसरा, डॉक्टर सीके टिम्बाड़िया साहब तो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं भारत की पहली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। तो उनको सुनना तो बहुत ही, हम लोग बहुत पुराने मित्र भी रहे। और ये बीजों की जो बात की थी पीछे, मैंने मंगलवार को हम लोग साथ में उस पर कुछ काम करने के लिए हमने उनको प्रस्ताव भी दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कैसे ये आगे चलेगा। वापिस अमृत कृषि पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को ये कार्यक्रम, ये जो सारा ज्ञान है, ये अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये सब कुछ मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ईश्वर किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को ऐसे ही नहीं मिलवाते। जब हम लोग मिले हैं तो किसी न किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए मिले होंगे। तो बहुत समय से अमृत कृषि के ऊपर बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत जरूर होती है, लेकिन प्रैक्टिस में कितने लोग ला पाते हैं पता नहीं चलता, पर हम लोग उसी उत्साह के साथ बार बार बात करते हैं। तो बहुत मजेदार चीज है और शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को दिखता है तो मुझे हाँ बोलिएगा। और तकनीकी तौर पे इसमें थोड़ा सा नोटबुक वगैरह लेके चलेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी, स्क्रीन दिख रहा है जी। आवाज नहीं आ रही अभी? हाँ, अभी बताएंगे, आवाज आएगी तो। आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है जी।
ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य स्वेदनम् शान्ति शान्ति शान्ति। ये भारतीय दर्शन का ये उपनिषद है, उस उपनिषद का ईशा उपनिषद में से आया हुआ पहला मंत्र है। इस दर्शन को सामने रखते हुए हम अभी सूर्य संस्कृति के कृषि विज्ञान को समझने के प्रयत्न करेंगे। इस विज्ञान का आधार इस मंत्र से आधारित है, जो बताता है हम सबसे मैत्री करनी है, हमें किसी को मारना नहीं है। सूक्ष्म जीव से महाजीव, सब जीव के अस्तित्व में ही मेरा जीवन पूर्ण है, स्वस्थ है। इस बात को हम समझ ले तो इस विज्ञान को समझने में आसानी रहेगी। ये विज्ञान के जनक श्री दाभोलकर जी रहे। उन्होंने 40 साल अपने जीवन में इस विज्ञान को साकार करने के लिए समर्पित किए। दाभोलकर से जो सीखा वो वैज्ञानिक के थी कि पहले तो आप प्रकृति को समझो, प्रकृति को देखो, और पौधे का उसका रिश्ता क्या है, पौधे का और मिट्टी का रिश्ता क्या है, पौधे का और बारिश का रिश्ता क्या है, पौधे का आकाश का रिश्ता क्या है। पौधों का रसायन शास्त्र समझना है, पौधों का भौतिक शास्त्र भी समझना है और उसकी भौतिक शास्त्र भी समझना है। तो ये विज्ञान शोषणहीन समाज रचना, आनंद भरा समाज रचना का आधार बनता है। यहाँ कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं रहती, न जमीन का टिलिंग करना है, न जमीन को खोदना है, न हल चलाना है, न खड्डा खोदना है। तो पंच महाभूतों की उपासना करनी है और ये उपासना ही जीवन का आनंद का भाग बनने वाली है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। संस्कृति हम लोग कहते हैं इसको कि हिंसा विहीन, तनाव विहीन, आनंद वाला समाज कैसे बचे, खाने से जो कम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कंपोनेंट अमृत जल का। अमृत जल बनाने का विज्ञान को समझेंगे। सबसे पहला हम लेने वाले हैं गाय का गोबर। ये जो गोबर है उसके अंदर सूक्ष्म जीव है। 1 ग्राम गोबर के अंदर 33 करोड़ सूक्ष्म जीव है। समझेंगे विधि को कैसे करना है। सबसे पहले 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर पानी के अंदर 1 किलो ताजा गोबर। ताजा गोबर लेने के पीछे उद्देश्य ये है उसमें महत्तम सूक्ष्म जीवों का आवास रहेगा। सूक्ष्म जीव महत्तम रूप में जीवंत रहेंगे, तो ताजा गोबर का उपयोग करें। पूरा मिक्स करने के पश्चात उसके अंदर 1 लीटर गोमूत्र डालना है। उसकी उपस्थिति में प्रकाश विश्लेषण की
जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को उत्पन्न करने में सहयोगी बनता है। गोमूत्र मिक्स करने के पश्चात 50 ग्राम गुड़, अन्यथा 2 गिलास गन्ने का रस या 1 डजन केला और 6 पेरू के फल, इसके बदले में आप फणस के फल भी ले सकते हैं। काजू के ये सभी फलें आथा लाने में, फर्मेंटेशन लाने में सहयोगी बनते हैं। इस तीनों चीजों का मिश्रण करते हुए एक रूप बनाने के पश्चात 3 दिन उसे रखना है। इस 3 दिन दरमियान रोज 3 दफा इस मिश्रण को घुमाना है, सीधा और उल्टा। सीधा 12 दफा, उल्टा भी 12 दफा। इस वलय से, इस घुमाने से जो दवाई बना है, जो मिश्रण बना है, उसके अंदर विविध स्तर के ऊपर, विविध टेम्परेचर के ऊपर जो सूक्ष्म जीवों की वसाहत बनी है, वो सबको हम एक रूप करेंगे ताकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस दरमियान उसको ढांक के रखना है, कोई छांव में रखना है। 3 दिन के पश्चात इसको 100 लीटर पानी में मिलाना है। 3 दिन दरमियान इसके जो सूक्ष्म जीव की संख्या जो बढ़ेगी वो चौथे दिन पर टिक पर होगी। तो इसका पूर्ण उपयोग, पूरा लाभ लेने के लिए चौथे दिन 100 लीटर पानी में मिक्स करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो 100 लीटर पानी उसमें डाला, उसको पूरा हिलाया, वो जो प्रवाही बना, ये जो मिश्रण बना, उसको कहते हैं अमृत जल। जब आप जल कहते हैं तो जल आपके विचार को लेकर, जो खेती के अंदर आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वो विचार को लेके जाएगा, वो विचार का वहां वहन करेगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ रुक के ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये चीज समझ में आई कि बनाने की प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं है। इसके तकनीकी प्रश्न बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी का प्रश्न ये है कि आपको इसको जो बनाने की 3 चीजें हमने इस्तेमाल की। 1 लीटर पानी लिया, पहले उसमें 1 किलो ताजा गोबर मिलाया और फिर उसको 10 लीटर पानी में डाला। उसमें फिर 1 लीटर गोमूत्र मिलाया और उसमें 50 ग्राम गुड़ अथवा 4-6 पके हुए केले अथवा 2-3 बढ़िया मीठे मीठे सड़ने वाले भी जो फल होते हैं, मीठा क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे उसका फर्मेंटेशन बढ़ जाता है। उसको 3 दिन तक छायादार जगह पे रखा और दिन में 3 बार 12-12 बार आगे पीछे के हिलाया मिलाया, ताकि उसका अच्छा वलय हो सके, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी मात्रा बढ़ सके। और चौथे दिन इस 11 लीटर को, कंसंट्रेट को, चौथे दिन 100 लीटर पानी में मिला के उसको भी 1 दिन के लिए ऐसी फर्मेंट होने के लिए रखा। फिर वो जो 111 लीटर टोटल बना, उसको हम अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से अथवा हाथ से सिंचाई के पानी के साथ मिलाते हुए छोड़ सकते हैं। बस इतनी सी बात अमृत जल में है। बहुत ही कम से कम एफर्ट में, कम से कम मेहनत में कैसे हम आगे जा सके, यही बात है। सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। जी जी हाँ सर। ये अमृत जल जो है बहुत सरल तरीके से इसलिए बता दिया गया क्योंकि अब धीरे धीरे इसके बारे में, इसका प्रयोग हर जगह पे होने वाला है। अलग अलग तकनीकों में अलग अलग प्रयोग होता जाएगा। कैसे? उसके पहले सबसे पहले देखते हैं अमृत मिट्टी कैसे बनती है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 साल में 3% जैविक ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके खेत में आना है तो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मिट्टी बन जाती है। और फिर उस मिट्टी का प्रयोग, जैसे दही जमाने के लिए बहुत सारे लीटर दूध में हमको थोड़ा सा 1 चम्मच जामन डालना पड़ता है, वैसी अमृत मिट्टी बाद में खेत में कार्य करती है। इसलिए अब अमृत मिट्टी शुरू करते हैं। अनुमति है? जी सर। सर जी सर। जी, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। नोटबुक पेन जरूर ले लीजिए, थोड़ा कुछ कुछ लिख लीजिएगा, ये फिल्में आप तक पहुंच जाएंगी। जब पत्ता वृक्ष से नीचे गिरता है उसको 5 नंबर का कहेंगे। 4 नंबर का पत्ता वो है जो पानी में आप डालोगे तो पानी में डूब के पश्चात वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर पानी के बूंद नहीं लगेगी। 3 नंबर का पत्ता वो है जो आपको हाथ में लेते ही
भूखा हो जाएगा और उसमें अंदर एक विशिष्ट प्रकार का आवाज भी आएगा। 2 नंबर का पत्ता वो है जो काला हो जाएगा और अपने वजन से अपना पानी 2 गुना पकड़ने की क्षमता उसमें आ जाएगी, तो पत्ता काला बन जाएगा। 1 नंबर का पत्ता वो है जिसमें कुछ सुगंध भी आने लगेगी और आकार से निराकार होने की प्रक्रिया में वो पत्ता होगा। पहले तो मैंने आपको कहा 3 नंबर का पाला लेना है या घास लेना जो सूखा है, पत्तों को लें, उसको 3 से 4 इंच के अंदर चौक के भूखा करें। अमृत जल के अंदर 24 घंटे डुबा के रखें। इसको 24 घंटे डुबाने के पीछे का उद्देश्य यह है, उस पत्तों के अंदर जो शिराएं हैं, जो घास के अंदर की जो शिराएं हैं, उस प्रत्येक शिराओं के अंदर अमृत जल का प्रवेश होना अनिवार्य है। खाद बनने की प्रक्रिया को वेग मिलता है, क्योंकि वातजीवी सूक्ष्म जीव तो हवा में है ही, और अवातजीवी सूक्ष्म जीव आपको अमृत जल से मिला है। तो ये वातजीवी और अवातजीवी दोनों सूक्ष्म जीवों के समन्वय से खाद बनने की प्रक्रिया को वेग मिलता है। जो जैव भार हम लोगों ने 24 घंटे अमृत जल में डुबाया है, वो जैव भार उसको बाहर निकालना है और पतला पतला थर यानी कि एक पत्ते के ऊपर या एक घास के तनखे के ऊपर दूसरा घास न गिरे, एक पत्ते पर दूसरा पत्ता न गिरे, इस तरह से पतला थर करना है। इस डालने समय ऐसी कोशिश करें कि ऐसा पतला थर डालते जाएं, इसे दूसरा पत्ता न गिरे। ऐसा पतला थर 3 फुट चौड़ा करना है। लंबा आपको जितना भी करना है इतना करो, लेकिन हमारे को हिसाब के लिए, सुविधा के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि 3 बाई 10 तक आप बढ़ाएं। दूसरा थर, उसके ऊपर जितने पत्ते आपने डाले हैं उसका 1/4 भाग रेती का या मिट्टी का आप डालें। मिट्टी यदि आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल हो, काली हो, जिसमें ज्यादा के प्रमाण चिकनी मिट्टी का प्रमाण हो, तो रेती का प्रमाण डालें। यदि आपकी मिट्टी गुड़ालू हो, जिसमें रेती और मिट्टी का प्रमाण सप्रमाणी होता है, तो वापस रेती या मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा थर, उसके ऊपर वापस पत्तों को डालें, फिर वापस मिट्टी डालें, फिर पत्ते, फिर मिट्टी, फिर पत्ते, फिर मिट्टी। इस तरह से आपको 1 फुट तक उसको ले जाना है। 1 फुट के थर के दरमियान आपसे 30 से 50 तक के थर बन जाएंगे। 1 फुट का ईप बनने के पश्चात उसके ऊपर आपको 2 इंच का अमृत मिट्टी का थर करना है। पहली दफा आपके पास अमृत मिट्टी नहीं होगी, तो पहली दफा जो आपके पास खाद हो, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, आपके पास गोबर का खाद हो सकता है, आपके पास और कोई भी खाद हो, वो खाद का 2 इंच का थर करना है पहली दफा। उसके ऊपर आपको 6 रस मिल सके ऐसे बीज को ब्रॉडकास्ट करना है। तो इस तरह के सभी बीज आप 4 से 8 घंटे तक अमृत जल में डुबाने के पश्चात आप उस पर डाल दें। हमें हमारे हिप के अंदर अल्पजीवी, मध्यमजीवी, दीर्घजीवी सभी बीज का समावेश करना है। उस तरह से पूरे 10 बाई 3 के हिप के ऊपर 300 ग्राम बीज लगेंगे। और बीज की जो साइज है, उनकी ऊंचाई है, उससे 2 गुना मिट्टी का थर उसके ऊपर और कर दें, ताकि पक्षियां उनको खा न जाएं, बीज सूख भी न जाएं, और उसके ऊपर 2 से 3 इंच का एक आच्छादन कर दें। बीज अंकुर होने के पश्चात आच्छादन निकाल लें। 21 दिन हो जाए तो आप उसके पौधे जो बड़े हैं उनको कहीं से भी 25% काट लें। तना ऐसा ही रहेगा, जड़ वैसे रहेगी, ऊपर के पत्ते काटने। वो पत्ते जो काटे हैं उसको वहीं पे आप थोड़ा तोड़ के वहीं डाल दें।
ये स्थिति में जो एलिमेंट्स आते हैं वो बाकी की स्थिति में नहीं मिलेंगे, तो ये एलिमेंट्स आपके हिप में आ गए। ये एलिमेंट्स के पश्चात आपका पौधा और 21 दिन को बढ़ने दो, 21 दिन और रुक जाए, वापस 25% 42 दिन के ऊपर आपको काटने हैं। उस समय पौधों ने इतना विकास कर लिया होता है जो कुछ वातावरण से अपना वजन बढ़ाता है, वो 98% होता है। तिरसठवें दिन में देखोगे कि आपके हिप के ऊपर कुछ पौधों में फूल आए होंगे। उस अवस्था में आपको पूरे हिप के ऊपर से जमीन से 1 इंच या आधा इंच छोड़कर पूरा जेवबार काट लेना है। काट के उसको चोप देना है, चोप के हिप के ऊपर पसार दे, उसको सूखने दे। 2-3 दिन में हर पौधा सूख जाएगा। पूरा बायोमास जेवबार पीला हो जाएगा। उस दिन उसको पूरा उठा के अमृत जल में 2-4 घंटे डुबा दें। अमृत जल में 2 से 4 घंटे डुबाने के पश्चात हिप के ऊपर वापस रख दें और उस समय पूरे हिप को पलटाएं, पूरे हिप को ऊपर नीचे कर दें, पूरे हिप को मिक्स कर दें। उस समय उस पौधों के जो जड़ें हैं, जड़ों के आसपास जो माइक्रोब तैयार हो रहे हैं वो पूरे हिप में पसर जाएंगे और ये हिप को आप 30 दिन रखें और उसके ऊपर भेज बना रहे, इतना अमृत जल डालते रहे, जो 3-4 दिन में डालना होगा और हर हफ्ते में हिप को पलटी मारते रहे। इस तरह से आप एक उत्तम खाद 100 दिन में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समय के लिए रोकता हूँ क्योंकि अभी आपने जो देखा उसमें थोड़ी समझ आवश्यक है बनने की, क्योंकि यही चीज पूरे जीवन भर फिर आपके खेत के लिए मदद करने वाली है ना। यहाँ जो बन गई है जो चीज आपके सामने, अमृत मिट्टी जिसे हम कह रहे हैं, तो कोई प्रश्न है दिनों को लेकर के तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं फिर से प्रक्रिया रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले बायोमास लिया, ड्राई बायोमास लिया, 3 नंबर की पत्तियां नहीं, जो ऐसे पौधे, ऐसे पत्तियां जो सूख चुकी हैं, इनको हाथ से दबाएंगे तो आवाज करते हैं कड़कड़ करके हाथ में ही, उनको लेकर के अमृत जल जो हमने पहले बनाया था टांकी में, उसके अंदर डुबो के रख दिया 24 घंटे के लिए। फिर उसको 3/10 का एक हमने अपने सहज भाव से काम करने के लिए, क्योंकि हाथ से अगर काम करते हैं तो 3/10 एक अच्छा मध्यम बताओ। तो एक हीप कैसे बनती है अमृत मिट्टी की, एक हीप बनाने की प्रक्रिया आपको दिखाई। उसके ऊपर पतली पतली पत्तियां पहले डाल दी गीली वाली, फिर वहीं पे वहां की मिट्टी देख लेंगे। अगर बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा सा रेती और मिट्टी मिला के डालेंगे। अगर चिकनी मिट्टी नहीं है, बराबर मात्रा में बालू और स्थानीय मिट्टी मिला करके, अगर अच्छा है बराबर मात्रा में बालू है रेती है तो उसमें रेत मिलाने की जरूरत नहीं है, वो फिर एक पतली थड़ डालेंगे। ऐसा बार बार पत्तियां मिट्टी पत्ती मिट्टी पत्ती मिट्टी करते करते 1 फुट ऊंचे तक लेके आएंगे उसको, 1 फुट ऊंचे लेकर के आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लकड़ी का फरमा नहीं दिखाया, अभी हम जो प्रयोग करते हैं उसमें 1 फुट ऊंचा 10 फीट लंबा लकड़ी का या फिर लोहे का ऐसा फरमा बना के रखा हुआ। उससे क्या था, फरमा लगा दिया, उसके अंदर काम करने वाले को आसानी रहती है, फटाफट 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 डाल देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट में एक थड़ आराम से एक व्यक्ति लगा लेता है, सामान वहीं पे बाजू में रखता है तो, और बाद में फरमा हटा देते हैं। फरमा यानी एक, आप जानते हैं खेत में से 1 फुट ऊंचा 10 फीट लंबा, और दूसरी तरफ से 2 तरफ लगाने के लिए फटाफट 3-3 फीट की चौड़े लगा देने से क्या चौकोर बराबर बन जाता है, आयताकार उसमें रखना अच्छा होता है। जब ये 1 फुट ऊपर चला गया तो उसके ऊपर फिर हमने वर्मी कंपोस्ट अथवा अच्छी गोबर की सूखी खाद 2 इंच उसके ऊपर डाल दी। फिर उसके ऊपर हमने, ये सुनना बहुत जरूरी, षड्रस के बीज डाले। षड्रस यानी
अब यहाँ पे ही पूरा खेल है। ये जो षड्रस के बीज हैं हमारे स्थानीय तौर पे 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। कौन कौन से स्वाद होते हैं? कोई भी व्यक्ति माँ अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं? मैं आप लोग को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो स्क्रीन देख रहा हूँ। 6 प्रकार के स्वाद कौन से होते हैं हमारे खाने में? खट्टा, मीठा, कसाय, हाँ, कड़वा, जी, तीखा, तीखा, और एक और बचा, उसको हम अंग्रेजी में एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, है ना। एस्ट्रिंजेंट यानी जैसे प्याज का स्वाद को कैसे कहेंगे? है ना, प्याज, जैसे कसाय हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, वैसे एस्ट्रिंजेंट का हिंदी शब्द जरूर होगा, मुझे इस वक्त एकदम से कसेला एक हो गया ना, एक कसेला हो गया। तो ये 6 प्रकार के जो बीज हैं, ये कौन कौन सी जाति से हमको मिलेंगे, ये भी बता दीजिए फिर साथ में। आंवला से 5 प्रकार के मिलते हैं। हाँ जी, आंवला से 5 प्रकार के मिलते हैं। आंवला से अकेले से 5 प्रकार के मिलते हैं। कई जगहों पे आंवला उपलब्ध नहीं भी हो सकता है स्थानीय फसल के तौर पे। तो सबसे सरल तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसमें धनिये का बीज ले लेते हैं, मेथी का बीज ले लेते हैं, गिन लीजिए, है ना, मकई का बीज ले लेते हैं, है ना। मीठा हो गया मकई, और कड़वा हो गया मेथी, धनिया कैसा हो गया? अपने से कोई भी साथी। तो हम लोग क्या क्या लेंगे? मेथी, धनिया, है ना, और आपका पालक, मकई, सरल प्रकार से जो आपको उपलब्ध हो जाए। करेला है तो करेला, ऐसे बीज ले सकते हैं। और मूंग की दाल, मटकी, दालों में से भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट आपको, स्वाद आपको मिलते हैं। तो वहां स्थानीय तौर पे आपको ये 6 जो प्रकार के बीज है, ये मैं फिर से बोलूंगा, ये षड्रस के बीजों का स्थानीय तौर पे चयन करना, अपनी ही स्थानीय फसलों से लेना बहुत जरूरी है। क्यों? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 35 साल पहले, तो हमें जो केमिस्ट्री का टेबल पढ़ाया जाता था, रसायन शास्त्र का टेबल पढ़ाया जाता था, उसमें 84 प्रकार के एलिमेंट पढ़ाए जाते थे। आप देख रहे हैं हम में जो सबसे बुजुर्ग साथी होंगे, उम्र से बुजुर्ग ऐसे नहीं, मतलब अन्यथा ना लें, उम्र में जिन्होंने मुझसे पहले रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, उनको 80 या 77 प्रकार के एलिमेंट्स पढ़ाए गए होंगे। मुझे 84 प्रकार के। जब तक मैं ग्रेजुएशन से निकल रहा था तब तक वो 84 बढ़ के 89 हो चुके थे। अभी मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ता है तो वो उसके पास 108 या 109 प्रकार के एलिमेंट पढ़ाए जाते हैं, या शायद ज्यादा हो गए। तो ये जो एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या नए बन रहे हैं पृथ्वी पे, कि इनकी खोज नई हो रही है, इनका नाम नया दिया जा रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि और भी बहुत प्रकार के एलिमेंट हैं पृथ्वी में, और हमारे वैदिक विज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों को पता था, और उन्होंने लिखा भी है, जाकि हम अब आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है, उसी मिट्टी को बार बार टेस्ट कर रहा है, अरे ये भी इसमें होता है, अरे ये भी होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है। संपूर्ण जो मिट्टी होती है, जो पूरी तरह से पूर्ण मिट्टी धरती माँ में होती है, ये षड्रस जो है पौधे, वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर लेके आते हैं। इसलिए इसको इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ये क्योंकि आप एक ही बार प्रयोग करने वाले हैं, है ना। मिट्टी एक ही बार बनेगी, उसके बाद फिर मिट्टी का कमाल जीवन भर हमने इसी को बढ़ाते जाना है और उसको काम करना है। तो ये षड्रस के बीजों का चयन करना, स्थानीय फसलों से चयन करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर उसके ऊपर बीज डाले, रात भर भिगो के रखे थे, अगले दिन बीज डाल दिए हमने, उसके ऊपर फिर 2 इंच स्थानीय खेत की जो मिट्टी थी डाल दी, और उसको फिर अमृत जल से सिंचित हल्का सा करके फिर से उसके ऊपर हम लोगों ने मोटे बायोमास का आच्छादन कर दिया, और उसके ऊपर से अमृत जल से सिंचाई करके उसको गीला कर दिया। इसमें बार बार फिर करना क्या है, फिर 21 दिन के बाद हमको पहला कार्यक्रम करना है। तो 21 दिन तक क्या करना है, 21 दिन तक हर 3-4 दिन में हाथ डाल के देख लेना है अंदर तक गीला है कि नहीं है, और उसको अच्छे से मॉइस्चर लेवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नमी बढ़ा के रखनी है इस मिट्टी की, जो हमने थड़ बना के रखी है, जो ऊंचा हमने 1 फीट का बनाया था उसके ऊपर नमी बना के रखनी है। 21वें दिन में उसमें से कुछ चीजें अंकुरित होकर फूल के बाहर आ चुकी हैं, उसका ऊपर से 1/4 काट के वापस वहीं पे सड़ने के लिए डाल देना है, वहीं पे उसका बायोडिग्रेडेशन हो जाएगा। फिर और एक 21 दिन के बाद, यानी कि 21 + 21 42वें दिन में और बड़े बड़े हो गए। आपने देखा मकई बहुत बड़ी थी, उसको फिर से ऊपर से 25% काट करके फिर से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी वापस डाल देना है, और उसके ऊपर से फिर से अमृत जल का छिड़काव कर देना है। 42 दिन हो गए, फिर से देखते रहना, हर 3-3, 4-4 दिन में, 2-2 दिन में देखना है, गीला रहना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए उसके पूरे के अंदर में। फिर 63वें दिन में हम लोग उम्मीद करें सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग जो चाहते हैं सब कुछ
कोई कमी नहीं होगी, वो पूरी संपूर्ण मिट्टी बनेगी। उसके अंदर आप चाहें तो चेस्ट करा लें, क्योंकि यही एक चीज थी जो हम जैसे लोगों को यहाँ आकृष्ट की 15 साल पहले कि अरे ये तो जबरदस्त चीज बन रही है यार, हम लोगों को इतनी आसानी से मिलने वाला है। तो पूरा काट दें, एक एक इंच जड़ छोड़ के पूरा काट दें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वहां सड़ने के लिए डाल दें। जो पीला पड़ जाएगा तो उसको उठा करके 2-3 घंटे के लिए अमृत जल में डाल दें, उसको वापस लाके उसके ऊपर डाल दें और उसको उसी वक्त जब हमने वापस डाला उसको फिर से पूरे को फावड़े से चला के मिट्टी को उल्टा पुल्टा कर दे। अब हम लोग के और उसके बाद फिर उसको छोड़ दे 30 दिन तक, उसको अमृत जल से नमी बनाते रहें उसकी और उसको पलटाते रहें थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ समय में और उसको छोड़ दे। 30 दिन के बाद हम लोग मानते हैं कि 63 + 30 93 100 दिन में बनेगी। अब ये मैं 6 महीने बार बार क्यों कहता हूँ, क्या होता है कि हम लोग अपने जब इसको व्यवहारिक रूप में करने जाते हैं तो कई दफे 21 दिन का बहुत जोर बारिश हो रही थी उस दिन में काम नहीं कर पाया, या बहुत ज्यादा बारिश कम। आमतौर पे अगर आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है तो हम लोग को बारिश के मौसम में अमृत मिट्टी बनाने से ज्यादा अच्छा हम पहले या बाद में बना लें, रबी की फसलों के टाइम में बना लें, जायद के टाइम में बना लें, खरीफ में ना बने, खरीफ में इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि खरीफ में प्रकृति ने आपको सबसे ज्यादा उत्पादकता देने के लिए सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, तो उस वक्त हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी का अगर व्यवस्था है तो कर सकते हैं। कितने ही बनाए कैलकुलेट कर लें, कितना बड़ा खेत में इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 एकड़ के लिए जितने भी पौधे लगाने, पौधे की डेंसिटी देख लें। अगर हमने मान लीजिए 1 एकड़ पे 200 ऐसे वृक्ष लगाने, हर वृक्ष के लिए छोटा छोटा पौधा ही रखेंगे तो सर 2-2 मुट्ठी, एक अंजुली में जितनी मिट्टी बन सकेगी उसके हिसाब से हम करके इसको। मिट्टी को हम लोग हमेशा लीटर में गिनते हैं। लीटर में क्यों? क्योंकि उसको आप 1 लीटर पानी की बोतल में जब अमृत मिट्टी को डालेंगे और उसका वजन लेंगे तो बहुत अच्छी मिट्टी अगर बनी है तो आधा किलो के आसपास उसका वजन आएगा। तो हम लोग 1 लीटर में घन मीटर में जब गिनते हैं, जैसे 10 फीट यानी 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1/3 मीटर ऊंची कर दी, तो ये कितने लीटर बन गई? गुणा कर लीजिए। ये 3 मीटर लंबी थी, 1 मीटर चौड़ी थी, तो 3 और 1 3 क्यूबिक में 3 स्क्वायर मीटर हुआ और 1/3 तो 1 क्यूबिक मीटर हो गया। 1 क्यूबिक मीटर यानी कितना हो गया? 1000 लीटर। 1000 लीटर मिट्टी, हम इसको 730 लीटर मान के चलते हैं। ऊपर नीचे करते हैं थोड़ा नुकसान होता है, वेट का लॉस होता है थोड़ा सा, तो 730 लीटर मिट्टी। अब अगर हमको एक एक पौधे पर 1-1 लीटर भी डालनी है तो 730 पौधों के लिए आपके पास मिट्टी एक ही इसमें से तैयार हो गई। तो कितने एकड़ में अगर मुझे सिर्फ फलदार वृक्ष लगाने हैं, शुरू करना है, तो मेरे पास पहले एक बार में कितने वृक्ष लगाने के लिए हो गए? 730 लीटर, 700 पौधे लगाने के लिए हुए। 700 पौधे लगाने के लिए हो गई तो कितने एकड़ तक मैं जा सकता हूं? अगर मैंने 200 पौधे पकड़े तो मैं करीबन 1 हेक्टेयर 200 200 200 600 यानी 3 एकड़ और 100 3.5 एकड़ 1 हेक्टेयर में हम उसको, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेंगे, हाथ से लेके जाएंगे, गिरेगी इधर उधर, इसका बहुत संजो करके इस्तेमाल करना आना चाहिए अपने को, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाई हुई चीज है। यही चीज हमें आगे ले जानी है अपने खेत में, इसी को बढ़ाना। यही दही का जामन है जो बार बार कह रहा था। बात आगे समझ में यहाँ पे। अब ये 100 दिन में नहीं बन पाती है। हम लोग का सारे प्रयोग में हमने देखा कुछ ना कुछ तो व्यवहारिक तौर पे काम करते करते 140 में 130 140 दिन में, तो हम मान के चलते 130 से लेके 180 दिन के बीच में तो पूरी तरह से मिट्टी अच्छी परिपक्व हो जाती है, बढ़िया बन जाती है, बशर्ते हम कैलेंडर के हिसाब से इसको मनाते हुए चलते जाते हैं। आगे बढ़ू, फिल्म को आगे देखते हैं थोड़ा सा। जी आदरणीय कुमार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी स्वागत है। जी संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो मिट्टी बनाने का जो आपने विधि बताई 140 दिन की 130 दिन की, जी ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ये बदल जाएगा। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी के दिन ज्यादा होंगे, जी 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 तो कौन सा उपयुक्त समय है? उत्तर भारत में जहाँ ठंड ज्यादा है, कोहरा रहता है जाड़ों के टाइम पर, तो इसको बनाने का उचित समय वहां कौन सा रहेगा? देखिए वही बिल्कुल अच्छी बात बोली, बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा था कि हर जगह की परिस्थिति के हिसाब से, जैसे ये जो आप खेत देख रहे हैं जहां बना रहे, ये नर्मदा जी के किनारे हरदा जिले के बाजू में बजवाड़ा गांव में है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उपयुक्त समय समझा खरीफ खत्म होने के तुरंत बाद, अगर हमारे पास पानी है, खरीफ के आखिरी के सीजन में, मतलब बायोमास सबसे ज्यादा कब मिलने वाला है? सबसे पहली बात, इसमें सबसे बड़ी अवेलेबिलिटी हमको बायोमास की चाहिए, तो खरीफ के तुरंत बाद बायोमास बहुत ज्यादा मिल जाता है हम लोगों को। नंबर 1 उपलब्धता बायोमास की, क्योंकि हम लोग एक धड़ नहीं बनाएंगे, हम बहुत सारी बनाएंगे, है ना। एक साथ कम से कम 5-6-7 चीज धड़ तो एक व्यक्ति बना सकता है, क्योंकि हर 21 दिन में आपको इस पे काम करना है। आमतौर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन कैलेंडर का फॉलो करना है।
तो उत्तर भारत में जो बर्फीले इलाके हैं वहां पे बायोमास कब होता है अपने पास सबसे ज्यादा? रबी वो भी के खरीफ के बाद ही होगा। खरीफ के बाद, लेकिन बाद में अगर वहां बर्फ गिरने की संभावना है तो इसको बनाने में तकलीफ जाने वाली है ना? जी, अगर हाँ जी। बर्फीला इलाका है तो बर्फ ना गिर रही हो तो खरीफ के बाद का बायोमास का टाइम सबसे अच्छा रहेगा। जहां बर्फ गिर रही है वहां पे कब का टाइम सबसे अच्छा है? जहां थोड़ी भी बर्फ गिरने वाली वहां पे गीला हो जाएगा ना बाद में, फिर इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे रबी के बाद रबी के बाद भी बायोमास आएगा, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैद में हमको इसका काम करना पड़ेगा, पानी भी मिल जाएगा, मौसम भी क्योंकि बहुत ठंडा होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी रुक जाती है, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं पौधे, वो डेड पौधे, मतलब बायोमास भी डॉर्मेंसी नहीं कहूंगा, उसके अंदर माइक्रोब्स तो डॉर्मेंसी में जाएंगे बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में। तो थोड़ा गर्मी तो अपने को चाहिए। ट्रॉपिकल में इलाके में जैसे ये चीज बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे मैंने अपना एक खेत बनाया था नागपुर के पास में, एक जमीन है मौदा करके तालुका है उसी जिले में, भंडारा जिले में, वहीं पे मौदा में हम लोगों ने 1 हेक्टेयर की जमीन पे बराबर एक आदर्श स्वयं सिद्धा फार्म बनाया था। तो वहां हम लोगों को 3 महीना लगा था, 3 महीने में हमने 1 हेक्टेयर कवर कर लिया था। तो 3 महीने में एक्चुअली हमारी मिट्टी 100 दिन में बन गई थी, और उसको हम लोगों ने पूरा 1 हेक्टेयर में अलग अलग मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर लिए थे। ठीक है, तो ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको थोड़ा सा समझ करके अपने अपने इलाके में देखेंगे। हमें बायोमास की उपलब्धता होनी चाहिए, हमें गर्मी होनी चाहिए वातावरण में हल्की सी, ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट हो सके। इसीलिए मैंने कहा 180 दिन भी लग जाते हैं। 180 दिन कहाँ लगे? हम लोग जब उत्तरकाशी में काम कर रहे थे, अभी वहां है नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रयोग करके जब दिखाते हैं तो कई दफे हम लोग चले गए, प्रयोग करके दिखा दिया, फिर 21 दिन तक तो मैं नहीं रुकूंगा। 21 दिन के बाद क्या करना है मैंने आपको फिल्म में दिखा दिया, सामने करके ट्रेन करके उनको नागपुर में भेजा। तो हमारे सारा ट्रेनिंग सेंटर जो था नागपुर के इर्द गिर्द रहा करीबन 9.5 साल तक। वहां दीपक भाई का घर पास में था, पास मतलब वहां से वो 4 घंटे की दूरी पे हरदा से आ जाते थे, तो हम लोग गाड़ी भेज देते थे, तो आ जाते, तो हम लोग वहां साथ में फार्म में रह करके 21वें दिन 2 दिन रहे, फिर काम किया, फिर चले गए, अपना अपना काम करते रहे, फिर वापस आए 43वें दिन, देख लिया, नहीं तो वहां से रिपोर्ट मंगा ली, भैया फोटो दिखा दीजिए कैसा है, नमी थी कि नहीं थी। तो ये सब चीज करके हम लोगों ने देखा कि करीबन आमतौर पे 120-130 दिन में उस तरह के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी मिट्टी बन जाती है। ठंडे इलाके में 180वां दिन भी लग सकता है, ये मान के चलेंगे। तो यही हम अपना पूरा पराक्रम जो है खेत पे, अब बस यहाँ पे आकर के एक तरीके से, इसके बाद माँ प्रकृति आपके लिए काम करती है। इसके बाद आपको खाली अमृत जल बना के रखना है अपने पास हमेशा, और उसके साथ साथ इन दोनों के साथ काम करते रहना है। कौन भाई जी, बात क्लियर है? जी जी जी, तो हमारा ये जो है आपने बता दिया, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी जगह पर जैसा होता है वो रबी के बाद इसको बनने में ज्यादा समय लगेगा, लग चाहे खरीफ सकता से है ही शुरुआत की। जी। हाँ, लग सकता है, जी मुझे लगता है कि लगेगा ही, क्योंकि अगर आप कंपोस्टिंग की प्रैक्टिसेस देखें टेम्परेट जोन्स में, तो जी वहां पर ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी कम रहती है। जी तो इसको, और दूसरा इसमें जो ये जो डिसिप्लिन है कि 21 दिन के बाद लगातार इसमें काम करना है, इस डिसिप्लिन को भी किसान को मेंटेन करना है, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से। कई बार एक भी अगर साइकिल आपकी छूट गई तो उसका जरूर उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, उतना समय ज्यादा लग जाएगा, और ऐसा मुझे लगता है। जी जी, और हमेशा नमी बनाए रखनी है। 21 दिन 43 दिन हमेशा नमी बनी ही रहनी चाहिए, जब तक पूरी मिट्टी बन नहीं जाती, आखिर तक, है ना? जी 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रमेश चंद मेहरा जी का शायद कोई सवाल है, आप भी जी बताइए बताइए। जी ओ सदन को नमन सर। जैसे बायोमास की जो बात आई है, जी तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चाहिए, या केवल जैसे हमारे यहाँ पेड़ी बहुत होती है धान, अरे तो बहुत बढ़िया। धान और मक्का, जी ये दो हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया है, चिंता ना करें। और अच्छा, वो हाथ से काट रहे थे, हाथ से काटने की जरूरत है। चलिए, मेरा दीपक भाई हमारा सबका हमेशा मैंने बताया था ना कल की मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी है उनसे पूरे जीवन में सारे छात्रों के बीच में, क्योंकि हम लोगों की हमेशा बहस चलती रहती थी कि मेरा मानना है ह्यूमन एफर्ट्स को थोड़ा अगर कम करके, क्योंकि ये कमर तोड़ काम हो जाता है। मैंने खुद से हाथ से किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि मैं शहरी व्यक्ति हूँ, ग्रामीण व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरे को तो बहुत, उस जमाने जब मैं जवान हुआ करता था, 35-36 वर्ष का हुआ करता था, तभी भी हम लोग थक जाया करते थे, और वो बोलते अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो करके। तो अरे थकना भी कोई हमारे हाथ में है क्या? तो हमारा मानना है कि हाथ से काटने की वजह, अगर आपके हाथ में पराली काटने वाला जो मशीन है, हाथ से हम लोग उसको, बाद में उन्होंने हमें अलाउ किया था हमारे नागपुर के फार्म में, हाथ से काटने वाली, चारा काटने वाली जो मशीन होती है, तो आपको धान के जितने छोटे टुकड़े रखेंगे ना, इसमें जैसे मकई का है ज्यादा आपको दिख रहा होगा बायोमास, और
तो जितने छोटे टुकड़े करेंगे उतना ज्यादा वो पानी ऑब्जर्व करेगा। जाहिर है, लाजमी सी बात है कि आप जितना छोटा टुकड़ा कर देंगे उसमें पानी जल्दी सोख लेगा, पानी जल्दी सोखेगा, जल्दी बायोडिग्रेडेबल बन जाएगा, जल्दी वो सड़ेगा, जल्दी उसके मिट्टी बनने के चांसेस रहेंगे। तो ये सर है। तो पहले वो मशीन को अलाउ नहीं करते थे, फिर बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे, अब हम लोग जब अब हम लोग उनको याद भी करते बार बार और साथ में बैठते हैं और बिल्कुल बहुत आदर के साथ समझ पाते हैं कि उनका कहना था कि प्रकृति के साथ जब आप जी रहे हैं तो अपने हाथों से जब काम करते तो आपके मन में जो भावनाएं हैं वो भी मिट्टी में जानी चाहिए। वो अद्भुत व्यक्ति रहे, मतलब वो पेड़ों से बात करके हमें, हम लोग जंगल में एक साथ घूम रहे हैं, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, अचानक से रुक गए एक बड़े से पेड़ के पास में, छोटे से पेड़ के पास में, रुको ये कुछ कह रहा है, पुकार रहा है तुमको मदद के लिए। और सच में बता रहा हूँ, ये सच में आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। और ये क्या कह रहा है, अब हमको समझ में आता था क्या कह रहा है, बोला ये कह रहा है इसका जड़ोपचार करने की जरूरत है, चलो निकालो। तो हम लोग वहीं पे फिर पास में, घर के पास में जंगल था, तो वहीं अमृत जल लेके गए और वहीं पर हम लोग पूरा खोदाफांदी करके आराम से जड़ों को निकाल के जड़ोपचार कर दिया। और सच में वो पेड़, वो जो भी बताते थे, अच्छा उनको 2 मिनट में लगता था डायग्नोसिस करने में, किसी भी पेड़ का, किसी पौधे का उपचार करने के लिए डायग्नोस्टिक्स फटाफट बात करके कर लेते थे, पौधों से बात करके, हाँ ऐसा, अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा, मतलब बिल्कुल जैसे इंसानों से डॉक्टर पूछते हैं ना, अच्छा कहाँ पे है, जरा हाथ घुमा के दिखाइए, उस तरह से उनका डायग्नोसिस हो जाता था पौधे का। और फिर हमको जो बता देते थे हम कर देते थे, हमको लगता था, हमको समझ में नहीं आता था, सच बता रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में स्टूपिड शब्द बना है मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए बना है शायद, लेकिन हम करके बाद में हमने देखा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने के बाद सही में वो चीज फिर सामने दिखती थी कि वो पौधा कितना अच्छा हो जाता था। और ये चीज आज भी मुझे समझ में नहीं, लेकिन उनका कहना था ये विद्या तो सबको मिली है बचपन में, हम सभी को प्रकृति माँ से बात करने की विद्या तो मिली होती है, आप लोग भूल कैसे सकते हो। और अभी मैं कुछ साथियों से मिलता हूँ कहीं कहीं पर, वो कहते हैं कि हाँ हमें भी आभास होने लगा है बहुत सालों के अभ्यास के बाद। मेरा तो अभ्यास छूट गया 7 साल पहले, 7 साल पहले तक मैं हाथ से खेत में काम कर रहा था, उसके बाद तो दूसरे सेक्टर्स और नौकरी और ये सब झमेलों में हाथ का काम। लेकिन बहुत से साथी अब कहते हैं कि हाँ आभास होता है, आप रुक जाइए बस वहां पे और थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी पौधे को किस चीज की उस वक्त जरूरत है, वो आपको पुकारता भी है। अब ये भी विज्ञान है, मेरे लिए चमत्कार है अभी भी मैं उसके विज्ञान को समझ नहीं पाया हूँ। भास्कर भाई सावे भी ये बात कहते थे, भास्कर भाई सावे जो भारत के सबसे बुजुर्ग, सबसे जवान बुजुर्ग मैं कहूंगा, 97 वर्ष की उम्र में भी हम लोगों ने आखिरी समय तक उनके साथ काम किया। तो सीधे चलते थे, कोई सहारा नहीं, सारे दांत मुंह में बराबर थे, सब कुछ बढ़िया खाते हुए, अच्छा स्वस्थ रहते हुए। अब उनके फार्म पे जरूर सभी साथियों से निवेदन है, कभी ना कभी वापी नाम की जगह है गुजरात के बाजू में, वापी दमन दीव का जो इलाका है, वापी के बाजू में उमरगांव एक स्टेशन आता है, उमरगांव में उनका फार्म, अभी भी उनके बेटे हैं सुरेश भाई सावे वो चला रहे। अद्भुत जगह, देखने लायक जगह, सीखने लायक जगह। आगे बढ़े थोड़ा सा, इसको मिट्टी को आगे करें थोड़ा सा संदीप जी जी जी। इसको हम कहेंगे अमृत मिट्टी। ये अमृत मिट्टी नाम जो पहले घास मिट्टी कहते थे, जिसको हम नर्सरी सोल कहते थे, जिसको हम मसाला मिट्टी कहते थे, ये सभी मिट्टियों का नाम हमने सिर्फ अभी अमृत मिट्टी रखी है। ओपी रुपेला जी आए थे जो 2160 में सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाला मिट्टी, कुछ मसाला बाहर से डालना पड़ता है, ऐसी एक बात आती है, तो आप इसको अमृत मिट्टी का नाम रखें। इसका मृत्यु नहीं है, वो मिट्टी का मृत्यु बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। डॉक्टर ओपी रुपेला साहब, अब वो भी नहीं रहे हमारे बीच, वो इक्रीसेट में काम करते थे हैदराबाद में, और इक्रीसेट में काम करते हुए जब उन्होंने देखा तो उसके पहले दाभोलकर जी ने इस मिट्टी का नाम अमृत मिट्टी की जगह मसाला मिट्टी रखा था। तो इक्रीसेट में थे, आईसीआर से वहां पे डेपुटेशन पे शायद गए थे, उन्होंने ही सबसे पहले आईसीआर से रिक्वेस्ट करके, उनसे निवेदन करके कि इस मिट्टी को, तो उन्होंने ही नामकरण किया। इसको मसाला मिट्टी कहते हैं तो ऐसा लगता है बाहर से कुछ लाके डाल रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं। सब कुछ जब स्थानीय है, सब कुछ अपने हाथ से कर रहे हैं, तो इसको अमृत मिट्टी क्यों नहीं कहते? क्योंकि माइक्रोब्स को बराबर इसमें जीवित रखना है लगातार, आने वाले समय भी सतत मिट्टी रहेगी, मिट्टी में जीवन रहेगा और इसमें
और यही मिट्टी का जब उन्होंने, ये 3 साल पुरानी मिट्टी हम लोग जब खेत से लेकर के, करीबन 15 साल हो गई इस बात को, जो मैंने आपको पहले दिन रिपोर्ट भी दिखाई थी, तो उन लोग हैरान रह गए। 8.45% जैविक कार्बन। तो उन्होंने बोला इसके अंदर कुछ और डालने की आवश्यकता ही कहाँ है। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर चौधरी हैं, एक्सेल इंडस्ट्रीज, एक्सेल लेबोरेटरीज है बम्बई में, उनके पास जब हम लेके गए थे तो एनडीए साइन होता है, एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है कि हमारी जो भी हम चेक करा रहे हैं उसका रिपोर्ट सिर्फ हमें मिलेगा। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो बोला मिट्टी है। तो उन्होंने बोला मैं आई एम द सॉइल साइंटिस्ट। मैंने बोला यस यू आर, मतलब मैं ही सॉइल, मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ, तुम नहीं हूँ कहा। मैंने बोला बिल्कुल आप ही हैं। तो बोले ये मिट्टी नहीं हो सकती। मैंने बोला आ जाइए, आपको खेत पे दिखा देते, बना के दिखा देते, चलिए। तो इस तरह की बातें होती थी। तो हम लोग को उसी वक्त, क्योंकि शुरू में हमने 1 साल पहले ही सीखा था और ये सारी घटनाएं हमारे सामने हुई, तो हम लोग को विश्वास करने में कभी भी एक क्षण नहीं लगा कि अरे ये चीज जो है जबरदस्त चीज है, यही हमारे विश्व के लिए, हम लोगों के लिए ये मेडिसिन का काम करने वाली है। यही मिट्टी में जो उगेगा, समझ के चलिए, उसके बाद आप जब इसको खाएंगे आपको क्या बीमारी होने वाली है, कहाँ कुछ होने वाला है। जितने प्रकृति में एलिमेंट हैं सारे तो मिट्टी में है, मिट्टी में है तो पौधे में भी है, पौधे में तो फल में भी आएंगे, अनाज में आएंगे, दालों में आएंगे, तिलहन में आएंगे, सब में आएंगे और हम उसी को खाएंगे। तो हमें हमारे शरीर, मैंने जो 15 साल दीपक भाई के साथ बिताए, मतलब उसमें जब 2019 में उनका देहावसान हुआ 3 नवंबर 2019 को, उसके पहले का समय तक मैं बता रहा हूँ, कभी भी वो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते होंगे शायद। 73 वर्ष के व्यक्ति के अंदर उतनी ऊर्जा, उतनी ताकत। हम लोगों को रात को अगर 1 बजे सोए तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे के पहले उठा दिया जाता था। एकदम आर्मी का डिसिप्लिन था उनका, अनुशासन जो था। अरे कितना सोओगे करके जोर से मेरे कान में। मैं उनका सबसे ज्यादा प्रिय शायद शिष्य रहा हूँ, या पता नहीं, बहुत सौभाग्य महसूस करता हूँ कि बहुत डांट खाई। और बिल्कुल साथ में जब सो रहे होते थे, तुम इधर सोओगे, बोला अच्छा मैं इधर ही सोता हूँ। 3 साढ़े 3 बजे उठा देते, कितना सोओगे, बोला क्यों, क्या हो गया। मैं तो सोया भी नहीं, मैं देखो तुम्हारे लिए नोट्स भी बना दिए मैंने, चलो चलते हैं खेत पे, चलो चलते हैं। सब बच्चों को लेके, फिर मेरे जो बैच होता था, मेरे स्टूडेंट्स का बैच होता था, तो ये मान के चलिए कि मैं ही मेरे स्टूडेंट्स के सामने जब डांट खाता था तो कैसा सीन रहता होगा। तो जो ओपी रुपेला साहब ने इसका नाम अमृत मिट्टी रखा, आईसीआर के साइंटिस्ट को लेकर पहली बार, क्योंकि ये सब चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने चेक नहीं कराते अगर वो नहीं होते तो रुपेला साहब का बहुत बहुत योगदान रहा एक्रीसेट को लाने के लिए, आईसीआर को लाने के लिए। बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से, झारखंड से भी आप में से कुछ साथी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बनी देश की जिन्होंने आकर के इस मिट्टी को चेक किया, फिर हम लोगों को वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया और फिर इस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नहीं होता है, कुछ माइक्रोब्स में रहते ही है। तो अमृत मिट्टी का नाम उनकी देन है, शब्द उनका है, विधि सूर्य संस्कृति की है। तो अभी इसका नाम हम अमृत मिट्टी रखेंगे। यहाँ पे आके हम लोग अमृत मिट्टी। अब छोटी छोटी फिल्में और भी हैं जिसमें मैं सबसे पहले शुरू करूंगा बीज उपचार के साथ, कि बीज से ही हमारी खेती शुरू होती है। छोटी सी फिल्म है 1.5 मिनट की, इसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत काम की चीज है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। देखेंगे बीज संस्था की प्रक्रिया। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी बीज की। आपके खेत से बीज के प्रमाण की मिट्टी लें, थोड़ी सी रखिया, 1 लीटर गौमूत्र, रखिया नहीं राख, 1 कटोरी गाय का गोबर और 1 कटोरी लाल मिट्टी। इसको फिर से सामान को रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, लिख लेंगे कहीं पे चाहे तो। 1 कटोरी बीज जो लगाने वाले, जो भी बीज आप लगाने वाले, आपके खेत से बीज के प्रमाण की मिट्टी लें, थोड़ी सी रखिया, 1 लीटर, 1 लीटर गौमूत्र, 1 कटोरी गाय का गोबर और 1 कटोरी लाल मिट्टी। अब एक बड़े से बर्तन में इन सब चीजों को एक साथ मिला लें। फिर
इस मिश्रण के छोटे छोटे गोले बना लें। ध्यान रखें कि एक गोले में एक ही बीज हो। अब आपके खेत में 2 इंच के छोटे छोटे छिद्र बना लें और इन छिद्रों में एक गोले डालकर उन्हें मूंद दें। आखिर में अमृत जल में भिगे हुए सूखे घास का इन छिद्रों पे आच्छादन कर दें। 21 दिन के अंदर आपका बीज अंकुरित होगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉज लूंगा क्योंकि ये बीज से ही खेती शुरू होती है। थोड़ा सा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एक और भी बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा, लेकिन ये बात समझ में आई ना कि बीज का उपचार कैसे किया। जो बीज भी लगाना चाहते, क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अपने भारत में 2010 का एक आंकड़ा बताता हूँ। 2010 में, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने इसको समझ करके करना शुरू किया था, 2010 के पहले तक भारत सरकार का आंकड़ा है कि अपने यहाँ जो दलहन होती है, दालें होती हैं, उसमें औसत में मात्र 52% बीज ही अंकुरित होता है खेतों में जाकर के। बीज क्यों नहीं अंकुरित होता है? कारण समझते हैं। कोई बीज में, कई दफे बीज में क्षमता नहीं होती है। बीज का जो व्यापार क्षेत्र है उसने बीजों को बहुत खराब किया है पूरे विश्व में। वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसलिए बीज को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ भी उठा के। अब आप सोचिए, अपने देश में जो भी हमारे सभी तकनीकी ज्ञान यहाँ पे आपका सबका, अब मुझसे ज्यादा खेती व अनुभव आपका है, तो फाउंडेशन सीड के पहले ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर से फिर फाउंडेशन, फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड, उसके बाद चौथा कुछ श्रेणी नहीं थी। अब पिछले 20 सालों में एक चौथी श्रेणी व्यापार वर्ग ने पैदा कर दी, ट्रुथफुल सीड के नाम से। उसमें लिखते सब कुछ है, 90% से ऊपर अंकुरित होगा, ये होगा, लेकिन लास्ट में नैतिक तौर पे या फिर कानूनी तौर पे कोई जिम्मेदारी नहीं। आप उनको, कंपनी को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। आप उनको नहीं बोल सकते कि आपने बीज दिया था ये 90% बोल के, वो बोल देगा नहीं, आपकी वस्तुस्थिति खराब थी, वहां की परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें नहीं हो पाया। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयोग करके आपको दिया। अब ये जो पूरा जालसाजी शुरू हो गई है, जालसाजी शब्द जैसा स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जालसाजी ही है। अपने देश में अच्छी किस्म के बीज मिलने बंद हो चुके हैं। अगर आपके घर में अच्छा बीज नहीं है तो बाहर से लाए हुए बीज के ऊपर आप पूरा भरोसा, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 1 मिनट रुकूंगा। शैलेश यादव जी और सुमित वर्मा जी ने हाथ उठाया, कुछ पूछना वाले हैं भाई, पूछ लीजिए यहाँ पे। जी सुमित भैया जी, स्वागत है जी। वो बीजोपचार थोड़ा सा सभी बीजों के लिए व्यवहारिक नहीं लगा, मतलब जैसे धान गेहूं के लिए तो अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो और हाँ, कोई तरीका था? हाँ, धान निश्चित। देखिए, अमृत कृषि का मजा क्या है कि खेत का साइज छोटा हो जाता है, मतलब आपको बहुत तामझाम की जरूरत नहीं, हाथ से काम कर सकते हैं उस तरह से। तो धान भी बहुत ज्यादा जगह पे लगाने जाने का, बहुत बड़ा एरिया नहीं लेना आपको। एरिया छोटा रखते हुए हर चीज से आपको बहुत ज्यादा उत्पादकता मिलने वाली है। उसके बारे में पहले भी बताया, धीरे धीरे आगे भी एक एक सत्र में बताते जाएंगे। तो धान गेहूं में क्या करना है? धान गेहूं में भी आप इसको रात को भिगो के तो रख ही सकते हैं अपने लगाने के पहले। इसको आपने इसमें जर्मिनेशन कर लिया, थोड़ा सा अमृत जल का घोल बना लिया और उसमें आपने 2 3 4 6 घंटे भिगो लिया और उसके बाद वहां से लगा दिया। ये तो हम कर ही सकते हैं, है ना? जी। और मकई है। अच्छा, इसमें एक चीज अभी आपको और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। शैलेश भाई कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे ये अमृत मिट्टी बनाने की प्रक्रिया 140 से 180 दिन की है। यदि मिट्टी से मिट्टी बनाई जाए तो उसमें क्या ड्यूरेशन कम होगा क्या कुछ? किससे मिट्टी बनाएंगे? जैसे ये अपन ने एक बार मिट्टी बना ली, फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए इसी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं कि वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? ये नहीं, आगे कुछ एक बार आपने अपने खेत के लिए जैसे बना ली, मैंने पहले बार ये, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, पहले तो बहुत धन्यवाद। जैसे बहुत सारा दूध होता है, लेकिन हमको पूरे दूध को दही में बनाने के लिए बहुत ज्यादा दही की आवश्यकता नहीं होती है। 1 चम्मच मात्र और थोड़ी गर्मी, ये कल्चर है। ये मिट्टी अपने आप में, अमृत मिट्टी जो है कल्चर बन गई है। यही आपका दही का जामुन है जिससे आपको दही जमानी है पूरे खेत पे, मान के चलिए। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने की विधि समझ लेंगे। जैसे जड़ों के पास इस्तेमाल करना, थोड़ी देर में हम लोग वहां पे भी पहुंचते हैं, एक फिल्म उसके ऊपर भी, जिसको रूट ट्रीटमेंट कहते हैं। किसी भी पौधे के जड़ में अगर हमने अमृत मिट्टी डाली तो वहां से, और वो बढ़ेगी, वो कल्चर, उसको बार बार हम अमृत जल के साथ सिंचाई
थोड़ा थोड़ा हर जगह जहां जहां अमृत मिट्टी डालते जा रहे हैं वहां पे अमृत जल के साथ ही सिंचाई करते जाएंगे। वो धीरे धीरे साइड की अपनी मिट्टी को अपने कल्चर माइक्रोब्स है ना मल्टीप्लाई करेंगे। जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव जो है, जीवाणु जो 1 ग्राम गोबर में, ताजे गोबर में 33 करोड़ थे, अब वो बढ़ चुके हैं। अब 1 ग्राम मिट्टी में और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कितना अभी तक हमें पता नहीं चला है। साइंटिफिक या वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से उसका कैलकुलेशन कराना जरूरी है। तो वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे आपका पूरा खेत। तो 6वें महीने में आपका खेत में 1% जैविक कार्बन मिट्टी में आ चुका होता है। ऐसा हम लोगों का अपना अनुभव रहा है। और 2 साल लगातार इसको करते रहेंगे इसी मिट्टी के साथ में, जो भी आपने पहली बार बनाई थी उसी मिट्टी के साथ जीवन भर काम करना है। अब अपने को अलग से मिट्टी नहीं बनानी है, इसीलिए सरल हो जाता है। मेहनत एक बार की, फिर माँ प्रकृति आपका ख्याल रख रही है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते। तो फिर 2 साल के बाद बहुत सारे खेतों में हमने 3% देखा है जैविक कार्बन सॉइल में, मिट्टी में, मृदा में, और बहुत जगह में औसत 2% आ रहा है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स करते हैं सरकार के साथ या बाकी जो जिसमें स्पॉन्सरशिप फीस मिलती है हमको ये करने की, वहाँ हम लोग ये वादा लेके चलते हैं, कमिटमेंट लेके चलते हैं कि 2 साल में 2% हर एक खेत में 1-1 एकड़ में मृदा कार्बन बढ़ चुका होगा, 2-2% आ चुका होगा। इतना तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हम देखिए हम लोगों के काम का, सजीवन की रोजी रोटी इसी काम से चलती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को अगर काम नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आएगा नहीं हमें अपना प्रोजेक्ट देने के लिए, कुछ करने के लिए। तो हमारा एक वादा है कि हम ये इतना तो कर लेंगे, लेकिन किसान भाई बहनों को भी हमारे साथ उतना नियम पालन करना पड़ता है। रोज का रूटीन क्या है, नमी देखना जब मिट्टी बना रहे हैं, तो फिर बाद में मिट्टी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी नमी बनी रहे साल भर। तो एक अनुशासन की जरूरत है। तो अमृतकाल आ गया है, तो इसलिए मुझे लगता है अमृतकाल की टाइम समय में हम लोग अमृत मिट्टी की बात कर रहे हैं, है ना। ज्यादा कितनी कोशिश की, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन किया है, बहुत ज्यादा लेक्चर्स किए हैं, बहुत ज्यादा दिखाया है, हाथ से करके दिखाया है, लोगों को लाके प्रशिक्षण किया नागपुर में। उसके नाबार्ड बहुत समय तक हमारे साथ काम करता रहा। हर साल 500 अलग अलग जगहों के किसान भाई बहनों को वो लोग स्पॉन्सर करके भेजते थे, हमको प्रशिक्षित करते थे। और दीपक भाई के पत्नी के ही छोटे भाई हैं जीतू भाई, उनका अभी भी प्रशिक्षण केंद्र है मालेगांव में, मालेगांव यानी नासिक के पास में, और वहाँ पे अभी भी हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। अभी तो मुझे मालेगांव जाके भी 4 साल क्या ज़्यादा ही हो गए। वहाँ पे जीतू भाई भी बिल्कुल दीपक भाई की उम्र के। तो ये मिट्टी एक बार बनानी है, जीवन भर इसी से धीरे धीरे करके प्रयोग बढ़ाते हुए अपने खेतों में आगे बढ़ाते जाना है। और खेतों की उत्पादकता जो है देखिए फिर कहाँ पहुँचती है। सच में चांद पे पहुंचाने वाली बात है ये तो, इतनी ज्यादा उत्पादकता। मैंने आपको बताया भी था शायद, एक पौधा टमाटर का औसत में हम लोगों को 68 किलो नागपुर में टमाटर देता था साल भर में। पौधे बार बार बदलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पौधों की जड़ें जितनी अंदर तक जा रही हैं, उसकी घटा जितनी ऊपर से बढ़ रही है, उतना उसकी फ्रूटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारी बहुत सारी मेहनत खत्म हो गई इस खेती में, कि हमको पौधे निकाल देने बाद में दूसरा लगा देना, ऐसा करना नहीं। एक बार प्लॉटिंग करके देख लीजिए कहाँ कहाँ परिवार के लिए, बाहर बेचने के लिए क्या क्या चीजें लगानी है। 68 प्रकार की जो भी चीजें हैं उसको हम आगे लेके चलेंगे। अभी आपको एक छोटी सी चीज दिखा तो बीजोपचार के बारे में, है ना। कोई और प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे इस वक्त? शैलेश जी आपका प्रश्न का हो गया। गजानन भाई, गजानन बाजोर जी, जी जी महाराष्ट्र से गजानन भैया बोलिए। सर बीजोपचार को एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ, फिल्म को रिपीट कर दूं? हाँ सर, सिंपल। ठीक है, फिल्म को रिपीट कर, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको, और ये सभी फिल्में हम लोग कोशिश करेंगे सब मिला के 1.68 GB का है। मतलब वो कैसे ना कैसे करके उसके लिंक बना के आप लोग को हम लोग आज शाम तक, कल तक कैसे ना कैसे बढ़ा देंगे। स्क्रीन आ रहा है? हम देखेंगे बीज संस्था की प्रक्रिया। आ रही है सर, हमें चाहिए होगा आ रहे कटोरी बीज की। आपके खेत से बीज के प्रमाण की मिट्टी लें, थोड़ी सी रखिए, 1 लीटर गौमूत्र, 1 कटोरी गाय का गोबर और 1 कटोरी लाल मिट्टी। अब एक बड़े से बर्तन में इन सब चीजों को एक साथ मिला लें। फिर इस मिश्रण के छोटे छोटे गोले बना लें। ध्यान रखें कि एक गोले में एक ही बीज हो। अब आपके खेत में 2 इंच के छोटे छोटे छिद्र बना लें।
और इन छिद्रों में एक गोले डालकर उन्हें मूंद दें। आखिर में अमृत जल में भिगे हुए सूखे घास का इन छिद्रों पे आच्छादन कर दें। 21 दिन के अंदर आपका बीज अंकुरित होगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो उसमें क्या हुआ, बहुत जगह पे गर्मी बहुत बढ़ने की वजह से मिट्टी बहुत कड़क होती जा रही है और ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है कि वहां पे भी ये वाले बीजों में जाकर के, तो बहुत पठारी जमीन अगर है और मिट्टी का प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये बात चल रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज हम लोग को सिखाई, वो आप लोग के साथ एक छोटी सी स्लाइड के फॉर्म में अगर होगा तो दिखाना चाहूंगा। मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, बताएंगे आया कि नहीं। आया? नहीं आया सर, अभी भी नहीं आ आया? गया, अब आ आ रहा गया, है। आ गया। ये जहां बहुत कड़क जमीन है वहां पे जो बीज के सीड बनाएंगे ना, सीड के जो बॉल बनाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सामान बदल जाएगा। पहले तो आपको डाटा आंकड़ा दिखा देता हूं, भारत सरकार का आंकड़ा तो हमने इस्तेमाल किया था, नीचे लिखा भी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये 2007 वगैरह का डाटा था। ये सारी फसलें के डाटा में इतना इस्तेमाल होता है, हर साल इतने मिलियन मेट्रिक टन सर्टिफाइड क्वालिटी सीड बांटे जाते हैं, अवेलेबिलिटी होती है। उसमें हमने कैलकुलेट करके देखा था कि 52, उन्होंने बताया था कि 52% ही टोटल जर्मिनेट होते, 2% ज्यादा भी अगर जर्मिनेशन, अंकुरन अगर 2% भी बढ़ा देंगे, 52 का 54% भी कर देंगे, 2010 में हमने कैलकुलेट किया था, तो 43 मिलियन US$ एक्स्ट्रा अतिरिक्त आएंगे किसानों के हाथ में, मात्र 2%। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं 90% अंकुरन में ले जाने वाले हैं, मतलब हम लोग कितने बिलियन डॉलर्स बढ़ाने वाले हैं हम लोग, नहीं बहुत ज्यादा, अगर हम दालों में इतना काम करें। अब करना क्या है, उन्होंने इसमें क्या करना है, मात्र 2 परिवर्तन करने हैं। बहुत ज्यादा अगर कड़क जमीन होने वाली, हमको पता है कि बीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, तो उसके साथ में एक धनिया का, एक मेथी का, एक पालक का बीज भी साथ में डाल देंगे। अब समझिए विज्ञान कैसे काम करता है। धनिया, पालक, मेथी जो है वो दाल के बीज, दाल का बीज आमतौर पे कितने, मूंग की दाल छोड़ देते हैं, मूंग की दाल जल्दी अंकुरित हो जाती है और वो ज्यादा ताकतवर भी होती है, तो मूंग को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे तुअर है, जो बहुत कमर्शियल दालें उगाने वाले लोग हैं, कमर्शियल दाल कौन कौन सी अपने यहाँ पे, आपके यहाँ पे उत्तराखंड में राजमा है, काबुली चने हैं, मध्य प्रदेश में, और बंगाल ग्राम है ना, बहुत जगह पे उगा रहे हैं, काले चने, तो बहुत सारी कमर्शियल दालें होती हैं, उसमें नुकसान नहीं झेल सकते। उसमें क्या करना है, साथ में हर एक सीड के बॉल में वही सब हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में एक एक धनिया, पालक, मेथी का बीज भी साथ में डाल देंगे। क्या होगा, जब पहली बारिश वगैरह के बाद में इसका बीज रोपण कर देंगे, तो सबसे पहले जड़ें किसकी बनेंगी, ये छोटी वाली फसलों की जड़ें सबसे पहले बन जाएंगी। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर जाती हैं, आसपास में जो भी छोटे छोटे पथरीली चीजें होती है जिसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि इनको भी चाहिए, पौधों को भी चाहिए, जड़ें क्या करती हैं, उनको तोड़ देती है। तो सबसे पहले उस मिट्टी वाली जगह पे जहाँ पे ये बीज लगा है, वहां पे सबसे पहले खाना कौन बना रहा है, धनिया, पालक, मेथी वाले जैसे छोटी छोटी फसलों के बीज होते हैं, जो 21 दिन 30 दिन वाले होते हैं, उन्होंने सबसे पहले उसके चारों तरफ खाना बना दिया। अपना बड़ा बीज कौन सा था, राजमा का, काले चने का, या फिर काबली चने का, या फिर लोबिया का, या जो भी था, हम लोग जो भी कमर्शियल क्रॉप लेनी थी, है ना,
उसको खाना पहले मिल गया। खाना किसने दिया? छोटे भाई बहनों ने। बड़े भाई बहन थे, उन्होंने पहले खाना दे दिया उसको बना करके, तो वो तगड़ा रहा। हमने देखा होगा आमतौर पे छोटे बच्चे जो बहुत खेलते कूदते हैं, हम लोग जब बड़े हो गए हैं, हम लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, हमारे खाने की मात्रा कम होती जाती है धीरे धीरे 20 साल की 25 साल की उम्र के बाद से। छोटे बच्चों की खाने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? जब वो जवान होते हैं तब उसके उनकी जो ग्रोथ चाहिए, उनको जो शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके लिए उनको ज्यादा खाना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने बीज के आजू बाजू खाने का एक बहुत अच्छा पोषण तत्व का बॉल पैदा कर दिया। एक छोटा सा ऐसा सर्कल बना दिया जहां पहले ही खाना आ गया उसके पास, बाकी बीजों को ये नहीं मिला। तो ये पौधे ने बाद में हमने वो धनिया मेथी जो भी था उसको काट के वहीं पे सड़ने के लिए डाल दिया, या वो वहीं पे ऑटोमेटिकली बढ़ा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने वहां खाना बना के इतना रख दिया। अपना बीज जब बड़ा अंकुरित हुआ, एक खाद्य के बॉल में बड़ा हुआ, तो वो बहुत तेजी से बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वो वहां पे आपको 90% अंकुरण होगा, 90% अच्छी फसलें आने की संभावना है। और उसको जब अमृत मिट्टी में करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा। ये दिख रहा था ना आप लोगों को? जी 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 दिख रहा है संदीप भाई। ठीक है, अब वापस फिल्म की तरफ आते हैं, है ना, एक दूसरी फिल्म में आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, इससे सीड ट्रीटमेंट हो गया, रूट ट्रीटमेंट, जड़ोपचार। दिख रहा है रूट ट्रीटमेंट? जी दिख रहा है। रूट ट्रीटमेंट इसीलिए अनिवार्य है कि पौधों को आज तक आपने कहाँ पानी दिया, कहाँ खाद दिया, वो आपको मालूम नहीं था। पहले आप रूट्स की कैनोपी तय कर ले। कैनोपी के बाहर फीडर रूट्स नहीं जाएंगे, तो कैनोपी के बिल्कुल नीचे से घटा जो विकसित हुई, उसके बिल्कुल नीचे से अंतिम शाखा से आप 6 इंच चौड़ा 1 फुट गहरा खड्डा खोदना शुरू करें। ये थोड़ा समझने लायक बात है ना। मैंने पीछे 5 दिनों में एक दिन इसके बारे में बताया था कि घटा यानी कैनोपी, वृक्ष की कैनोपी, यानी जो पत्तों से आच्छादन रहता है। पेड़ों के बेसिक आधार क्या रहता है? नीचे जड़ होती है, 2 प्रकार की जड़ होती है। एक जो होती है एंकर रूट, यानी सबसे गहरे तक अंदर नीचे तक चली जाती है, और एक होती है फीडर रूट। फीडर रूट यानी ऊपर पेड़ के तने से जो जमीन जुड़ी होती है, उस जमीन के नीचे ज्यादा से ज्यादा 1 फुट के अंदर अंदर ये बारीक वाली जो जड़ें दिख रही है, ये चारों तरफ फैल जाएंगी। ये कितनी दूर तक फैलनी चाहिए? जो घटा का आखिरी, 1 मिनट लिए मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन करके हाथ से दिखाना चाहूंगा इसको। 1 मिनट, हाँ, अब मेरी तरफ देखेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। मेरा कैमरा मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैं दिख रहा हूँ आपको। पेड़ ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा। ये पेड़ की घटा है, ये पेड़ की घटा है, ये तना है, और यहाँ नीचे उसके जड़े हैं। ऐसे ही होता ना पेड़, मान लीजिए पेड़ ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जो घटा है, इसका आखिरी जो कोना है, इसके नीचे एक सर्कल बना दूं ऐसे, और वहां से तने की तरफ गड्ढा खोदना शुरू करूं, 9 इंच गहरा या 1 फुट गहरा और 9 इंच चौड़ा, ऐसे खोदना जाऊं, तो वहां पे आपको ऐसी जड़ें दिखेंगी जो जड़ें वो आपको दिखा रहे थे। वो जड़ें अगर घटा के ठीक नीचे मिल जाती हैं तो ये पेड़ स्वस्थ पेड़ है। इसको अपना खाना बनाना आता है, ये अमृत खा चुका, ये पेड़ हमेशा रहेगा और हमेशा ये जीवित रहेगा, और आप इसकी मदद करके इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको अपना खाना बनाना आता है, ये अच्छा देगा। रोशनलाल भाई ने हाथ रेस किया है, बताएंगे प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरा ये था कि ये जो लिंक आप इसके जो है ना, क्या यहीं पर आपके वीडियोस के लिंक अवेलेबल है क्या? हाँ, आज शाम तक या कल तक ये वीडियोस सब मिला के टोटल वीडियोस जो है 1.68 में यूट्यूब में जाके ना, मैंने देखा बहुत खोजना पड़ रहा है आजकल उतने आसानी से, तो हम लोग ही इसको यूट्यूब में अपलोड करके 5-6 लिंक अलग अलग बना देंगे उस नाम से। वो सारे लिंक मैं रंजना बहन के पास व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आप लोग सब तक पहुंच जाएंगे। आप लोग उसको डाउनलोड करके रख लें। आज प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम भी है अभी 11:30 बजे से, तो हमारे किसान आएंगे, तो मैं चाह रहा था ये वीडियोस उनको दिखा दूंगा। अगर जी 11:30 बजे आपको चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे, है ना, कर लेंगे, लेकिन चिंता नहीं है ना। अगर लिंक भी शेयर कर देंगे तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपलोड करना पड़ता है एक एक करके, और उसका लिंक बनता जाता है। और लिंक मुझे थोड़ा सा आज जल्दी, क्योंकि आज जल्दी मतलब थोड़ी देर मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी PhD के क्लासेस वगैरह करती है बम्बई जाके, तो उनको बस स्टैंड से लेके आना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा मैं उनको प्यार से अमित शाह बुलाता हूँ, अमित शाह साहब आगे करके। तो बहुत से लोगों को लगता है शायद मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बहुत सब संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे। तो
गृह मंत्री हमेशा खुश रहने चाहिए, आपके भी मेरे भी। तो देखते हैं, करते हैं इसको, आज कर लेंगे, है ना। ये करना जरूरी है क्योंकि ये फिल्में आप सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। हम लोग बार बार जब भी हम लोग साथ में भी काम करते थे तभी इन्हीं फिल्में बनाई इसीलिए थी ताकि ये फिल्मों के साथ सबको जल्दी जल्दी दिखा सके, ये काम बढ़ सके, है ना। चलिए आगे बढ़े। धन्यवाद। ठीक है, तो फिर से फिल्म पे आ जाते हैं। वो जो जड़ें हैं वो जड़ें आपको दिखेंगी जब आप घटा के वहां से खोदेंगे तो ये जड़ें दिख रही हैं। जी 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 बस आप चना के ओर खोदते जाएं। कुछ 1-2 फुट खोदने के पश्चात आपको कुछ पतले पतले जड़ें दिखाई पड़ेगी। वो फीड रूट की शुरुआत है, जिसको हम कहेंगे महत्तम क्रियाशील पोषक जड़ों का स्थान। ये जो महत्तम क्रियाशील पोषक जड़ें का स्थान मिल गया, वहां से आपको 1/4 भाग चंद्र का आकार में, गोलाकार के आकार में एक चैनल वहां से करनी है। जो चैनल आप करोगे उस समय आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जड़ें कट जाएंगी, उससे आप डरे मत। ये जड़ें काट दें। क्या आप देख रहे हैं कि हम पूरी जड़ें यहाँ काट रहे हैं। ये जड़ें पूरी काट दें। वहां पे आप अमृत जल का छिड़काव कर दें। अमृत जल का छिड़काव करने के बाद आप रखिया डाल दें। रखिया जो काम करेगी वो एंटीसेप्टिक का काम करेगी। राख जो है उसके जो घाव हमने किए वो घाव को रोक देगा। तो यहाँ से नई शाखाएं फूटने की अब चालू हो जाएगी। तो पुराने जो रूट हैं जो खुल गए हैं उसको तो काटना है। फिर यहाँ पे पूरे अमृत मिट्टी को मिट्टी से भर दें। यहाँ से अमृत मिट्टी भरने के कारण जड़ों का विकास बहुत जल्दी होगा और ये विकास आपकी कैनेपी को विकसित करेगा। कैनेपी विकसित होगी, प्रकाश विश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। प्रकाश विश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो फल धारण करने की शक्यता बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट का एक कारण ये जो 1/4 आपने किया, 2 महीने के पश्चात बिल्कुल उसके उल्टे भाग में, ऑपोजिट रूप में आप 1/4 करें। कभी भी आप एक साथ में रूट ट्रीटमेंट मत करें कि पूरे एरिया में, पूरे वर्तुल में आपने रूट ट्रीटमेंट कर दी तो सब जड़ें मर जाएंगी और उसकी खुराक लेने की कोई ताकत नहीं रहेगी। उसको बड़ा शौक लग सकता है। 2 महीने में यहाँ पूरे विकास में जड़ें बढ़ जाएंगी। 2 महीने के बाद ऑपोजिट पोर्शन में शुरू करें। तीसरा पोर्शन इस तरह से 8 महीने में या 2 महीने में एक पूर्ण पौधे की रूट ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगले साल या 8 महीने के पश्चात आपको पूरे पौधों का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो फिर पूर्ण सर्कल आप कर सकते हो। उसमें आप हर 1 फुट हर साल बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एक मुश्किल पूर्ण रूट ट्रीटमेंट आप कर लें। ये बात समझ में आ गई। आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार चीज है। ये रूट ट्रीटमेंट और प्रूनिंग का कॉम्बिनेशन है। रूट ट्रीटमेंट और प्रूनिंग का कॉम्बिनेशन में हमने कुछ काम किया था, जो मैंने आपको वर्षों बताया भी था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी संदीप भाई दिख रहा है। अभी प्रूनिंग भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। हमने ये पेड़ देख रहे हैं, बाएं हाथ का जो नीचे वाला फोटो है वो बहुत पुराना 60 साल का पेड़, दीपक भाई के सामने वाले खेत में, राजीव भाई के खेत में बहुत सालों से उसको मुश्किल से 20-22 किलो आम आता था। क्या वैरायटी वो भी नहीं पता थी। हम लोग
बाद में कल में कैसे ग्राफ्टिंग कैसे करते उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा पहले इसको समझते हैं। तो इसका हमने बोला उनको, इसका अगर हम 20-22 किलो को बढ़ा के 200 किलो प्रति वर्ष या जो भी 2 वर्ष में एक बार फसल आती कर दे तो बहुत खुश हुए। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ बॉम्बे से गया हुआ था, तो हम लोग वहीं रहते थे, खेतों में ही रहते थे, तो वहीं हम लोगों ने इसको पहले रूट ट्रीटमेंट किया, फिर बाद में उसको ऊपर से धीरे धीरे करके प्रूनिंग किया, 1/3 प्रूनिंग किया। जब भी काटते हैं उसका भी फिल्म भी आपको दिखाते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसका प्रूनिंग करने के बाद 2 साल के बाद उस पेड़ पे उस साल, अब उसके बाद तो नहीं आया उतना, उसके बाद भी लेकिन 400 किलो प्रति वर्ष तो आता ही रहता है अभी भी, हर 2 साल में 680 किलो पहली बार में फल निकला। हम लोग हैरान रह गए, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये एक ही पेड़ मैंने अपने हाथ से किया है, तो इसलिए मैं इस एक पेड़ के बारे में बता सकता हूँ। तो ये इस तरह की चीज है। अब प्रूनिंग क्या है उसको भी समझते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि स्क्रीन आ गया। छाटनी करते समय जी पौधे को बुलंद जी आ रहा है संदीप जी। उसका आकार कैसे लग रहा है, जो कुदरती आकार है उससे यदि वो बाहर है या अंदर है तो उसको पहले आकार दें। जो डालियां फल नहीं देने वाली है ऐसी डाली को आप छाटनी कर दें, ताकि वहां पे जो ऊर्जा जा रही है वो रुक जाएगी और नई शाखा फूटने के लिए एक अवकाश निर्माण हो सकता है। सूखी डालियां निकाल दें। तीसरा उद्देश्य है, जो डालियां जमीन की ओर जा रही है उसको भी आप कट कर दें। जो डालियां आकाश की ओर जा रही है लेकिन 45 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री के अंदर जो शाखा है उसको रखें, उसको विकसित करें जो आकाश की ओर जा रही है। चौथा उद्देश्य, जो शाखा 3 फुट तक बढ़ चुकी हो उस शाखा को ऊपर से 1 फुट नीचे लेके आए। 1 फुट नीचे लेके आने से वहाँ जो पतली शाखा है वो कट होने से जो स्टोरेज जो 2 फुट के अंदर ज्यादा है, वहां से जो नई शाखा फूटेगी उसके अंदर भी ताकत ज्यादा आएगी। एक डाली के ऊपर 4 शाखाएं आ जाएंगी, वहां स्टोरेज ज्यादा होने के कारण वहां फल अच्छे आएंगे। आम जहाँ पे लगा है वहां जब आप निकालते हो तो आम के ऊपर से मत काटे, आम की डाली जो है जहाँ मोर की पौधों के साथ लगी है वहां से आप काटे, वहां से काटने ही नई शाखा फूटेगी। अन्यथा आम के पास ही आप काटोगे, वो जो शाखा आम को पकड़ के रखी है वो जब तक सूखेगी नहीं तब तक नई शाखा नहीं आएगी, जिसको सूखने में 6 महीने लग जाते हैं। इसीलिए अगले साल आपको फल नहीं मिलता। तो इतना ही आप काम करें, आम को निकालने के समय आप पूरी डाली को काट दें, जहाँ पे आम की डाली लगी हुई वहां से उसको छांटे। ये बहुत जरूरी है दूसरे साल आम को लेने के लिए। जो आपके विस्तार के अंदर फूल आने की, मोर आने की जो ऋतु है उसके आगे की फ्लश जो नई शाखा फूटती है, नई फ्लश आती है, उसको आपको रोकना है। वहां पिंचिंग कर दे, पिंचिंग करने से नई शाखा रुक जाएगी, तो वहां से वो जो शाखा आएगी वो ज्यादा ऊर्जा के साथ आएगी। यहाँ पे एक चीज इस फिल्म में जो नहीं आई है, जो बाद में हमने गौर किया था तो इसलिए मुझे याद रहती है, कि जहाँ पे भी काटेंगे वहां पे अमृत जल और राखिया का एक मिश्रण बना के वहां लगा देंगे। उससे क्या होगा, जैसे हमने जड़ों में लगाया था रूट ट्रीटमेंट में, वैसे यहाँ पे डाली में भी हमेशा लगा के रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, नहीं तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जैसे हमारे हाथ में कहीं कट गया, हमने वहाँ पे कुछ लगा देते हैं ना, हम लोग वहाँ पे क्या, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, थूक लगा देते थे अपनी, एंटी फंगल काम करती है, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम पेड़ों के ऊपर जब भी प्रूनिंग करते हैं वहाँ पे अमृत जल, गोमूत्र है, गोमूत्र के साथ में राख मिला के लगा दीजिए, अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट लगा दीजिए, छोटी सी बात है, वहाँ से बढ़िया बढ़िया चीजें निकलेंगी। तो बेसिकली ये अपने को प्रूनिंग का हुआ। अच्छा, दूसरी बात जो हमने जड़ उपचार कर रहे थे तो हमने बोला था ना उसको एक साथ
2-2 महीने के बाद 4 बार करना है। बारिश के टाइम में अगर कर रहे हैं, जो कि मुश्किल कार्यक्रम है, लेकिन कई लोग प्रयोग करना चाहते हैं, 8 महीने में क्यों वेट करें? 1 पेड़ का करना है मुझे या 10 पेड़ का करना है, मैं जल्दी से करना चाहता हूँ, बारिश के टाइम में कीजिए। बारिश के टाइम में फंगल इन्फेक्शन उधर बढ़ने का खतरा हो सकता है, लेकिन हमारे पास हमका उपाय है कि हम बार बार उसको धुलने नहीं देंगे, उसके ऊपर हम अपना वो लगा देंगे। और 2-2 महीने के बाद जो हमने करना था, 1/4 इधर 1/4 उधर, वो हम लोग 15-15 दिन के बाद करके 2 महीने के अंदर अंदर काम शुरू कर सकते हैं। बारिश के टाइम में जड़ोपचार 2 महीने में कर सकते हैं। पहले इधर किया एक तरफ 1/4, फिर उसको उल्टा 15 दिन के बाद कर लिया, फिर दाएं हाथ में किया, फिर बाएं हाथ में किया, ऐसा करके हम उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जड़ोपचार। अब 2 बढ़िया बढ़िया मॉडल हैं। तो एक है 10 गुंठा, वो बड़ा विषय है अपने आप में, 10 गुंठे में कैसे खेती करें। तो आज ऑलरेडी 8:32 हो चुके हैं और मैं पहले ही आपको बता चुका कि मुझे घर से निकाला नहीं जाना पसंद करूंगा, है ना। घर पे रहते हुए आप लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगा। तो हाँ, क्योंकि देखिए रंजना मैम की बात समझ में आ गई कि आज संदीप भाई खतरे में है, बिल्कुल खतरे में हो। तो अभी तक जो भी हमने देखा, ये सहज लगा कि आपको कुछ इसमें कठिनाई दिख रही है? ये बताइए पहले तो सबके साथ क्या लग रहा है? सहज है, और मैं तो चाहूंगा कि आपके जो वीडियो हैं एक प्लेलिस्ट अच्छे से बन जाए, जी। क्योंकि खोजने जाते हैं तो फिर हजारों मिलते हैं, फिर दिमाग नाचता है कि ये भी देख लें वो भी देख लें, फिर पूरा कॉन्सेंट्रेशन भटक जाता है। हाँ जी। ये जी वीडियोस में आदरणीय कोशिश, मेहरा जी, तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मेहरा जी भाई साहब। विनोद भाई का एक प्रश्न आया है डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स करके। तो जैसे हमें जितना अपने अपने खेत में जैसा लगाना है, अलग अलग फसलों के हिसाब से, जो कन्वेंशनल पद्धति में करें कन्वेंशनल में कर लें, पास पास करके आपको लगता है डेंसिटी उसकी, क्योंकि हम पेड़ों की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इसमें घनत्व जो है ज्यादा पौधे आप लगा सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम करें। जैसे सुमित भाई ने पूछा तो मैंने उनको बताया कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हम लोग अनाज उगाने नहीं जाने वाले, हमको छोटी मात्रा में ही अच्छा खासा काम मिलने वाला है। बने भाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए। जी आदरणीय प्रणाम सभी को। और जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने गुरु, जो अपन ट्रेनिंग लेकर के आए हैं इसके विषय में, तो मेरा ये निवेदन था कि जैसे अपने देश के कोने कोने में जो किसान बायोमास उसके खेत में जो वेस्टेज कचरा है वो जलाते हैं, तो क्या ये जो अमृत मिट्टी बनाने का जो मॉडल है इसको अपन एकदम पूरा बड़े स्तर पे कर सकते हैं कि जैसे 5 बीघे 10 बीघे जमीन में एक साथ अपन अमृत मिट्टी बना करके वो क्यों नहीं वेस्टेज कर कचरे जलाने की। अगर एक व्यक्ति 1 एकड़ पे, हम बोलते हैं 1/4 एकड़ या 1 एकड़ पे काम कर सकता है, तो अगर घर में 5-6 व्यक्ति हैं या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो कि 3-4 महीने वही लेबर है, क्योंकि इसमें ज्ञान की बात है, इसमें सामान्य तौर पे जो लेबर आपके साथ खेत में काम करने आएगी, काम करके चली गई, समझ नहीं आया उसको क्या हुआ, तो नहीं होने वाला। उनको भी मैं मानता हूँ, उनको भी गाँव के ही साथी है अपने, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा, उनको बैठाइए, दिखाइए, सिखाइए, आपके यहाँ प्रयोग करेंगे, उनको इस बात का आकर्षण पैदा करवाइए कि मेरे यहाँ जो मैं कर रहा हूँ तू देख ले, कर ले, तुम्हारे अपने खेत में भी बहुत अच्छा होने वाला है। छोटी मोटी जमीन हर एक के पास होती है ना। तो वो एक बड़ी बात बन जाएगी कि ना केवल आपने अपना खेत सुधारा, उनकी मदद से उनको पैसे भी मिले, उन्होंने भी अपना खेत सुधारने के लिए बड़ा काम किया। आप समझ रहे हैं ये जो सारा कुछ चल रहा है, ध्यानाकर्षण, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में। हम कह रहे हैं किसी भी उस चीज की जरूरत है नहीं आपको। उत्पादकता, उत्पादन में आप, दाभोलकर जी ने तो वो तो थ्योरी में कैलकुलेट करके बता रहे थे कि 1/4 एकड़ में 1000 स्क्वायर मीटर में 1000 वर्ग मीटर में हम लोग प्रोफेसर की जिंदगी जी सकते हैं। दीपक भाई उनके पहले शिष्य थे जिन्होंने प्रूव करके दिखा दिया करके दिखाया, एक जगह नहीं, कई हजार जगह करके दिखाया होगा। हम ही लोगों ने, जब हम लोग, मैं रिलायंस फाउंडेशन में काम करता था, तो हम लोगों ने इसी खेती के सहारे भारत इंडिया जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया। ये एक अलग बात है कि बाद में चल के सबका अपना अपना, सभी संस्थाएं अपने अपने रास्ते चलना पसंद करती हैं। उत्पादकता की जो हाइट्स, जो भी पीक पे हम जाते हैं, जो भी ऊंचाइयों पे हम यहाँ पहुंचे हैं अमृत कृषि में, जो रुपेला साहब, आदरणीय रुपेला साहब जो नहीं रहे लेकिन जिन्होंने नाम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग सबको बहुत अच्छा लगा। वो जो उत्पादन की जो ऊंचाई है, उत्पादकता की ऊंचाई, और खेती पे, जमीन में, मिट्टी में आपने कुछ रसायन नहीं डाला, उसकी आयु बढ़ती जा रही है, आपका खेत जवान होता जा रहा है। जैसे जैसे आप बढ़ते, आपके पौधे जवान होते जा रहे हैं। आपका पुराना पेड़, 60 साल पुराना पेड़ मैंने आपको अभी दिखाया, आप जाके देख सकते हैं,
बजवाड़ा गांव का नाम है, हरदा स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, नर्मदा जी के किनारे है। पेड़ आज भी वही है, जीवित खड़ा है, अच्छा फल दे रहा है हर 2 साल में। कारण विज्ञान। तो विज्ञान। भ्राता जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मेरा ये सुझाव है जी कि जैसे किसान ने गेहूं की फसल ले ली, वो हार्वेस्टर से उसने हार्वेस्टिंग करवा ली, तो अपना अमृत मिट्टी का जो मॉडल बनाते हैं 3 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा और 1 फीट ऊंचा, जी ऐसा मॉडल ना बनाते, वो जो वेस्टेज कचरा उस किसान के खेत में रखा है, उसमें 6 प्रकार के जो सड़ रस वाले अनाज वो फेंक करके, पानी पिला करके, साथ में अमृत, जीवामृत अपन लगातार उस खेत को देते रहे 150 दिन तक। जी। तो इस पलटेंगे मॉडल को कैसे? अपनाने में भी अपन को सफलता मिलेगी या नहीं? पलटेंगे कैसे? पलटेंगे तो ट्रैक्टर से पलट जाता ना, वो तो जैसे हर 15 दिन में पानी छोड़ते किसान, हर 1 हफ्ते में पानी छोड़ता है। करके देखिए। मेरे को तो लगता है कि या फिर अपने आजकल सभी किसान के पास रोटावेटर है। रोटावेटर अगर है तो पलटना आसान हो जाता है, मैं भी मानता हूँ। देखिए, हम लोगों को 15 सालों में जब तक हम उनके साथ रहे, दीपक भाई के साथ रहे, दादा के साथ रहे, तब तक उन्होंने हमको कुछ भी सिवाय फावड़ा कुदाली के, तगाड़ी के कोई इस्तेमाल करने नहीं दिया। उन्होंने कहा हाथ से काम करो। तो मेरे मन में ये बातें आती रहती हैं, चलती रहती है कि कुछ प्रयोग ऐसे होने चाहिए ताकि हम इसको बड़े पैमाने पे कर सके, ताकि खेत में जल्दी मिट्टी बन जाए एक साथ। हमको 6 महीने बाद ही पूरा खेत कवर हो जाए, 2 साल इंतजार ना करना पड़े। आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी यही मान रहा हूँ कि हाँ, अगर जी, मेरा भी यही सुझाव है कि बड़े किसान के पास बड़े मवेशी है, उनके पास गाय का गोबर, गौमूत्र भी अधिक मात्रा में रहता है, जी और वेस्टेज कचरा भी बहुत अधिक मात्रा में रहता है। जी तो 5 बीघे 10 बीघे जमीन में वो किसान एक साथ पूरे खेती को अमृत मिट्टी में तब्दील कर दे 5 महीने में। बिल्कुल सही बात है। मतलब करके देखें एक बार, अगर आप भी करते हैं और मुझे भी बुला लें तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साथ में एक जगह कहीं अगर जमीन है अपने पास, करके देखते हैं। संसाधन की बात है, संसाधन है, जमीन है, तो हम लोग करके देख लें। अगर होता है तो फिर क्यों नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी। एक जगह पहले करें, सभी साथी ना करें, एक जगह पे ही सबका फोकस रहे। जितने सवाल जवाब हमको करने होंगे उसी एक जगह से सीख लें, बहुत अच्छा प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो जी बहुत अच्छी बात आपने बोली बने भाई, इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। आपका जी इलाका लेकिन बहुत गर्म इलाका है, बहुत ज्यादा गर्म है। उसमें अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो जितनी गर्मी पड़ती है ना, उसमें वो जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको हम, उतना पानी उस वक्त होना चाहिए कि हम उनको बचा के रख सके, उतनी नमी बना के रख सके। ऐसी ये जगह जो मैं भ्राता जी, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मॉडल में बना लेता, पर तुरंत मेरे पास पानी की कमी है। जनवरी के बाद ही पानी की कमी आ जाती है मेरे पास। आगर जगह ही ऐसी है। आगर में तो मैं इतने साल काम किया, तो इसको ऐसी जगह चुनते हैं, ऐसी कोई जगह चुनते हैं जहाँ पे पानी साल भर रहे, और 5-6 बीघा में हम उसको नमी बना के रखें, ताकि सूक्ष्म जीवाणु, क्योंकि इसका पूरा खेल समझिए। नर्मदापुरम में पर्याप्त पानी है सर। सर अच्छा सर, मेरे पास जगह भी खाली पड़ी हुई है नर्मदापुरम में, और संसाधन भी ज्यादा है, पानी भी बहुत है, रोटावेटर भी है। मैं और मेरे पास आधा एकड़ जमीन खाली है भी अभी। तो मैं अभी आप कहें तो मैं अपने यहाँ पे ये और बायोमास भी मेरे पास कम से कम 10 ट्राली पड़ा हुआ है, तो मैं अभी शुरू कर सकता हूँ। आप थोड़ा मार्गदर्शन करें तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। नर्मदापुरम में इटारसी के पास तीखड़ गांव का रहने वाला हूँ। जी नर्मदापुरम, जब मुझे पहले नहीं पता था कि होशंगाबाद के पास नर्मदापुरम नया एक गांव, नया एक जिला बन गया है। तो जब बहुत अच्छा लगा। होशंगाबाद ही नर्मदापुरम हो गया है। अच्छा, होशंगाबाद नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम का जी सर। तो प्रदीप भाई, इसको करके देखें एक बार थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं तो 1 सप्ताह बगवाड़ा में भी रहा हूँ सर के पास में, दीपक सर के पास में, मगर ज्यादा नहीं रह पाया था मैं किसी कारण। जी मने भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस हो गया मेरा विषय पूरा, और आगे चलिए बस। जी जी धन्यवाद बनी सिंह भाई साहब, धन्यवाद प्रदीप राज वर्मा जी और सदीप भाई। बहुत सुंदर चर्चा हो रही है, और आपने जैसे कहा कि आपको भी जाना है, तो मैं आगे की कमेंट के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी जी है, उनके पास ये मंच सौंप देती हूँ। आप फाइनल डिसीजन किसको जाना है, किसको कहाँ जाना है भाई? जी संदीप भाई, आप कोई कहीं नहीं जा सकता है, आप पकड़े गए तो अब नहीं जा सकते कहीं, नहीं कोई नहीं जाएगा। और हमें लग रहा है अभी कल और जरूरत है, और हमारे अभी शरद वर्मा जी को सुनेंगे, लेकिन समय नहीं बच रहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, कैसे लगता है आज? अभी लग रहा है कि हम चले जाएं कोई?
हमें तो नहीं लगता कि कोई ये सोच रहा है कि हम चले नहीं जाएं। सर, अभी तो कार्यक्रम ना बदले, अभी संदीप भाई को ही चुनना है अभी। हाँ अभी और बिल्कुल भी ना बदला अभी जाए, मैं माफी चाहूंगा। मैं भी आना नहीं चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। और संदीप भाई, हमको टाइम पूरा चाहिए भाई साहब से, बिल्कुल जियो। अभी शरद वर्मा जी इतना अभी अनुभव लेके आए हैं और सम्मानित होके आए हैं, परंतु अभी इनको नहीं सुन रहे हैं ना, इनको अभी अपन बधाई दे रहे हैं, इनको पेंडिंग में डाले हैं। और आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है कि देखिए अभी आप कल और सुनते हैं, ताकि हमारा एक 7 दिन का ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो युगहर कार्यक्रम में रिकॉर्ड भी हो रहा है और हमारे किसान भाइयों के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने सवाल और उसका समाधान और नई नई जो है जो हम तरीका देख रहे हैं, सुन रहे हैं और करने की इच्छा से अभी प्रदीप राज वर्मा जी ने अभी तुरंत एक्शन लिया, ऐसा पवन कुमार जी कहते हैं कि एक्शन में ये महत्वपूर्ण बात है सर। ऐसा देखने को कम मिलता है कि तुरंत संदीप किसान भाई तैयार जी, हो जाता है। और जी संदीप भाई जी, अपना अमृत मिट्टी बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट है जो है वो शरद वर्मा जी के यहाँ सारी सुविधा अवेलेबल है और कम से कम 10 बीघे जमीन पर वहाँ पे अमृत मिट्टी का एक बड़ा मॉडल बनाएंगे। बहुत तैयार है, और प्रदीप भैया के यहाँ भी हो जाए सब तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, वो भी हमारे बड़े भ्राता हैं। सदन की अनुमति हो, आज चूंकि 8:45 हो गए, सदन की अनुमति हो तो कल और अपन सुनते हैं और कल के बाद फिर शरद वर्मा जी को सुनेंगे और अन्य को। मुनिलाल भाई, सर मैं आवेदन है जी कि कल रविवार है मेरे हिसाब से, है ना? कल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रविवार है कल, है ना? जी। तो रविवार सुबह एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, तो मुझे मेरी क्लास लेने जाना होता है सुबह 6:30 से 9 बजे तक की। वो हम लोग सर बहुत प्रणाम सर, मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग से रोज जुड़ा हूँ सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी। तो कल सुबह लॉन्ग क्रिया की क्लास है सर, तो मुझे लेने जाना होता है आज शाम को और कल सुबह। तो मेरा भी समाज के प्रति जो, क्योंकि देखिए हर जगह हम लोग सबसे पहले मिट्टी क्या बदलने वाले हैं, आप भी मैं भी, हम सब लोग मिलके क्या बदलने वाले हैं, मन की मिट्टी बदलने वाले हैं। तो मन की मिट्टी तो योग प्राणायाम ध्यान से ही बदलने वाली है, उसके बाद बाहर की मिट्टी बदलेगी, है ना? अभी तो चलिए कल आप कर लेते हैं, कल आप उसमें वो भी ज्वाइन करना है, अगले दिन ले लेंगे अपन, ठीक है ना? चलिए आज का सदन की अनुमति हो तो कार्यक्रम का आज यहीं विश्राम दें। शरद वर्मा जी और जी हेलो जी जी मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा था कि जो भी हमारे इसमें किसान भाई जुड़े हैं, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जरूर जुड़े। जहां भी आपके पड़ोस में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाएं और वो चर्चा को सुने। निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को लाभ देगी और अपने साथियों को भी जो हमसे जुड़े किसान हैं उनको भी जोड़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। जी धन्यवाद। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूं, हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और हम सब लोग किसान रहेंगे और सॉइल स्वस्थ और संरक्षित कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे आज, और सभी लोग पहुंचे अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र। तो निश्चित आज सारे भारत भर में कार्यक्रम है और मन की बात अपन सुनेंगे। बहुत सुंदर। तो अब आज का कार्यक्रम समापन की ओर चलते हैं। तो आभार आदरणीय शरद वर्मा जी ही आभार कर दें तो अच्छा लगेगा। जी सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो संदीप सर की जो टीम ने हम लोगों को जो एक अमृत रूपी जो जल पिलाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था, और इस अमृत को मन से लेके अपनी धरती माँ के अंदर उतारना है, ऐसा उन्होंने संदेश जो दिया है वो बहुत मूल्यवान संदेश है। मैं उनको सतत नमन करता हूँ। इस योगाहार कार्यक्रम की ओर से उनको बहुत पुरुषार्थ है, काम कर रहे हैं वो, तो उन्हें बहुत साधुवाद कि वो ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ धरती माता की सुरक्षा के साथ साथ मानव जीवन को बढ़ाने की और मानव जीवन में आने वाले जो 100 साल वाले खतरे को उन्होंने जो भांपा है और उस खतरे को वो जो दूर कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाली जो मानव की संतति है वो चलती रहे। और अगर ऐसे ही केमिकल्स जमीन में यूज होते रहे तो ये मानव जाति भी एक दिन खतरे में आके खड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैं उन्हें
और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत उनकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने सदन में बताई हैं जो शायद ही प्रत्येक सदस्य को छुई होंगी। और मैं इसके साथ पवन सर का और सभी टीम का धन्यवाद देते हैं कि सर ऐसे महान शख्सियत को इस मंच पे आप लेके आए। आज उपस्थित हमारे जो सदस्य हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसमें अनिल राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बैनी सिंह जी, सभी का बहुत बहुत आभार है। सभी लोग ने इसमें जोश के साथ, जिस जोश के साथ इसमें भागीदार हो रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं आदमी पूर्ण है। हम लोग अभी जैसे इस कार्यक्रम में जब गुजरात के जो राज्यपाल जी हैं तो उनसे जब रूबरू हुए, हमने देखा है कि वहाँ शख्सियत बहुत ताकत है। अगर जैविक चीजों को सही ढंग से समझा जाए तो ये नहीं होने वाली चीज नहीं है। और ये आज संदीप भाई सर की जो टीम है उन्होंने हमें जो बताया है, इससे ये जाहिर हो गया है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और इतने दिन का जो 900 दिन का हमारा मंथन है वो सफल होने जा रहा है और हम लोग खेती को भरपूर ढंग से कर पाएंगे। हमारे साथ में मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कल्पना बहन जी, कृष्ण कुमार जी, कुमार बब्बन साहब, मिथिलेश सिंह जी, मुन्नीलाल सर हमारे बहुत ऊर्जावान हमारे शिक्षक हैं और मार्गदर्शक हैं, नीलकंठ साहब जी, सबका बहुत बहुत आभार है। आज जो जितने लोग जुड़े हैं, प्रदीप राज वर्मा जी सर भैया हमारे बहुत ऊर्जावान है और बहुत सारी जगह से वो एकत्रित करते हैं कि जेबी को कैसे बढ़ाया जाए और हमारे क्षेत्र में काफी दिन पहले से वो इस ओर कार्य कर रहे हैं कि कैसे किस चीज को बढ़ाया जाए। रूप सिंह भैया, राजदीप शर्मा सर, संदीप जी, सभी का बहुत बहुत आभार है। सविता बहन जी, तोलाराम पटेल जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। उमा शंकर प्रसाद जी, उनका बहुत बहुत आभार। बैनी कुमार वर्मा जी जो हमें हमेशा कीड़ों से बचाने के लिए और मानव जाति की संतति में होने वाले जो दवा के खतरे को है वो हमेशा बताते रहते हैं और उनकी पीड़ा है कि आदमी ये केमिकल की जो दवाएं हैं उनका यूज ना करे, कैसे उससे छुटकारा पाए। उनके पास भी बहुत सारे उपाय हैं इसके। यशवंत साहू सर और योगाहार की रिकॉर्डिंग टीम और जो भी छूट गए हों उनको सभी का बहुत बहुत आभार। जी ओम। कल नए ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम। सर मेरा एक प्रश्न है कि ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपकी अवेलेबल रहती है? जी। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको, डाउनलोड कर सकते हैं उसको? आपको ग्रुप में हर ग्रुप में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं आप? आपका नंबर मिल जाए मैं जोड़ दूंगा, उसमें मैं डाल देता हूँ। जी जी। या सर इस पे यूट्यूब पे योगाहार कार्यक्रम, यूट्यूब पर जाएंगे योगाहार कार्यक्रम और डालेंगे 950 या 949 जिस दिन का भी देखना है, सुनना है। उसी पे दर्ज है ना यूट्यूब नहीं, आपन कोई भी यूट्यूब पे जा करके योगाहार कार्यक्रम लिखे, योगाहार कार्यक्रम यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसमें आप सारी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं शुरू से लेके अभी तक। तो यही है क्या योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम वाला? जी क्या नाम से चैनल है? योगाहार, हिंदी में योगाहार। ओके। योगाहार कार्यक्रम और दिन लिख दें, और आप अपने नंबर दे देंगे तो ग्रुप में भी आपको जोड़ लेंगे सभी को, तो ग्रुप में डालते ही रहते हैं। तो नंबर आप लिख सकते हैं 989800। लिख दूं मैं इसमें मैसेज में? हाँ इसी पे लिख दे सर। जी डाल दिया मैंने।
और आदरणीय सुमित जी, जो भी जुड़े हैं सभी हमारे जो सदस्य हैं, इनके नंबर प्राप्त हो जाएं तो इसमें अपन जोड़ सकते हैं, ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करेंगे। जी धन्यवाद। निकल गए हैं। रंजना बहन जी के पास होंगे ना? रंजना जी, नंबर है सबके आपके पास? नाराज तो नहीं होगी उनका आभार व्यक्त नहीं किया? वो हो ही जाएंगी नाराज। चलो अभी अभी कल कर देंगे, आप बोलो। जी नंबर नोट कर लें सर। रंजना जी, जी मेरे पास सबके नंबर है, मैं ग्रुप ऐड कर दूँ। ठीक है, उसको उनको सबको जोड़ देना, ठीक है। चलिए जी बहन जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। चलिए आज समापन करते हैं, कल मिलते हैं 5:30 बजे और साथियों के साथ।